Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to subjective preparation video of CS435 Cloud Computing. इस वीडियो में मैंने आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए 3 चीज़ें स्पेशल इंक्लूड की हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर तकरीबन 900 प्लस स्लाइड्स हैं फॉर द फाइनल टर्म। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने इंक्लूड की है वो ये कि मैंने जो ये सब्जेक्टिव की फ़ाइल बनाई है या जो मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन लिखे हैं कि जिस क्वेश्चन का चांस ज़्यादा है पेपर में आने का वो मैंने सबसे ऊपर लिखा है और इसी तरह मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर द होल वीडियो। सेकंड जो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए चीज़ लेकर आया हूँ वो ये कि इस वीडियो में मैं सिर्फ रीड नहीं करूँगा कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। नो, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और आपको मेमोराइज़ करवाऊँगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी तसल्ली होगी कि हाँ आपने कुछ ना कुछ याद किया है। बस आपने मेरी एक हेल्प करनी है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो गया है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं कर रहा, तो आपने वीडियो को पॉज करना है, पानी पीना है, चॉकलेट खानी है और दोबारा वीडियो को रिज्यूम कर देना है। तीसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर इंक्लूड की है वो ये कि अभी तक जो करंट पेपर स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने टॉप पर रखे हैं और उसके अलावा जो मुझे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने सेकंड हाफ में रखे हैं, ताकि ये हो कि आप अगर थक गए हैं प्रिपरेशन करके, थोड़ा आधी वीडियो देखी आपने और फिर आप पेपर देने चले गए, तो एटलीस्ट आपने वो वाले क्वेश्चन कर लिए हों जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं कि उनके ये क्वेश्चंस अपेयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में। लेकिन ये तमाम की तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ज़रूरी नहीं होता कि अगले पेपर्स में, अगले जो हमारे पास कुछ डेज रह गए हैं उनमें भी वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपने करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क गिवन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, यूज़र डिस्क फेल हो गई है, सर्वर की डिस्क फेल हो गई, ठीक है। यूज़र डिस्क यानी मेरी डिस्क फेल हो गई, सर्वर डिस्क जो सर्वर में इस्तेमाल कर रहा था वो डिस्क फेल हो गई, नेटवर्क फेल हो गया जो आपस में हम कनेक्ट कर रहे थे, डेटाबेस फेल हो गई जहाँ में हमारा डाटा पड़ा था, सर्वर पावर फेल हो गई यानी बिजली उड़ गई, फायर आग लग गई या फ्लड, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह के रिस्क हैं। हमने बताना है कि ये कितनी चांस हैं कि ये होंगे, अकरेंस प्रोबेबिलिटी बतानी है इनकी, और साथ में हमने बताना है कि बिजनेस जो चल रहा था उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट इन चीज़ों का आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूज़र डिस्क है ये मेरी डिस्क है। मेरी डिस्क फेल होने से जो बिज़नेस है उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम जारी रखेगा, सिर्फ मैं जो काम कर रहा था मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बिज़नेस का इम्पैक्ट आया वो आया लो। उसके अलावा जिस तरह के जितने भी फेलियर्स हैं, सर्विस डिस्क, नेटवर्क, डेटाबेस, ये तमाम बिजनेस की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ फेल होगी तो बिजनेस कंटिन्यूटी जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो हाई आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि यूज़र डिस्क में लो इम्पैक्ट है, बाकी सब में हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद जो अकरेंस प्रोबेबिलिटी है कि कितना चांस है कि ये रिस्क होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यूज़र डिस्क फेलियर है ये मीडियम चांसेस हैं, ठीक है। यानी यूज़र के इतनी ज़्यादा हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि मीडियम चांसेस हैं कि ये रिस्क होगा। उसके अलावा जो डेटाबेस है उसका भी मीडियम चांसेस हैं कि डेटाबेस फेलियर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो सर्वर पावर फेलियर है, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान में इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है बिजली का बहुत मसला है, लोड शेडिंग बहुत होती है। तो पावर फेलियर जो है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा भाई, हर वक्त लोड शेडिंग। तो बस आपने लोड शेडिंग से याद रखना है कि सर्वर पावर फेलियर जो है ये हाई होगा। इसके अलावा डेटाबेस और यूज़र जो है ये दो चीज़ें मीडियम होंगी। इसके अलावा जो फेलियर्स हैं कि सर्वर की डिस्क फेल हो गई है, नेटवर्क फेल हो रहा है, फायर हो रहा है, फ्लड हो रहा है, ये हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ये तमाम लो होंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये याद करवाऊँगा तमाम डॉक्यूमेंट, जिस तरह से मैंने आपको ये चीज़ याद करवाई है। यानी मैं सिर्फ रीड नहीं करूँगा इसमें मीडियम होता है, इसमें लो होता है, इसमें हाई होता है, मीडियम होता है, ऐसे नहीं, बल्कि मैं आपको मेमोराइज करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये फिगर गिवन होगी, आपने बताना होगा कि हमारे पास ये जो 1 2 3 4 चीज़ें हैं इन पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइन बना हुआ है ये एक डिस्क का साइन बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक शेयर डिस्क है, एक शेयर डिस्क है हमारे पास। उस डिस्क के ऊपर फिर हमारे पास डिफरेंट हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं। अब वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं हमारे पास, जो शेयर डिस्क होती है उसको फिजिकल सर्वर्स के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल सर्वर के ऊपर जब हमने ये फिजिकल सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन्स जब हमने बनानी है
ठीक है, तो हम बीच में एक चीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि होती है हाइपरवाइज़र। ठीक है, तो हाइपरवाइज़र है बेसिकली जो इस सर्वर पर बना हुआ है और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स हैं, और जहाँ पर तमाम वर्चुअल मशीन्स अपना डाटा स्टोर कर रही हैं वो एक शेयर्ड स्टोरेज है। उसके बाद जो हमारे पास तमाम फिजिकल सर्वर्स होते हैं उनको हम एक कंसोल से मैनेज करते हैं। ठीक है, इनकी मैनेजमेंट, ये हमारा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर हमने तमाम पैसा लगाया हुआ है, तो इसको हम मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, शेयर्ड स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स, हाइपरवाइजर एंड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रॉमिसेस वर्चुअली अनलिमिटेड आईटी रिसोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आईटी रिसोर्सेज होती हैं। कैन दिस रिसोर्सेज बी प्रोवाइडेड थ्रू अ सिंगल फिजिकल सर्वर? जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपने बिल्कुल भी कोई भी रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखें, वर्चुअली अनलिमिटेड आईटी रिसोर्सेज हैं तो हम एक सिंगल सर्वर से नहीं दे सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सर्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लाउड फेडरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे लोगों से सर्विसेज लेके इकट्ठा एक क्लाउड प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटर क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड ऑफ क्लाउड्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रॉमिस करती है वर्चुअली अनलिमिटेड आईटी रिसोर्सेज, लेकिन सिंगल फिजिकल सर्वर से आप ये नहीं दे सकते। तो हमारे पास जो आईटी रिसोर्सेज होती हैं, मल्टीपल सर्वर्स जो होते हैं इनसे ली जाती हैं, और ये जो सर्वर होते हैं ये रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म होता है, उसके ज़रिए से आपस में ग्रुप किए जाते हैं, जो फंक्शन करता है एज अ सिंगल वर्चुअल सोर्स एंड प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपने रट्टा नहीं लगाना है इस चीज़ का, आपने अपने कॉन्सेप्ट में लिख देना है कि एक से नहीं दे सकते, ज़्यादा से देते हैं, और हमारे पास रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर तमाम रिसोर्सेज इकट्ठी होती हैं और उसकी वजह से लोड बैलेंसिंग भी आ जाती है, हमारे पास अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या होती है। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग ये होती है कि जब हमने रिसोर्स शेड्यूलिंग करनी है तो हमने किन चीज़ को माइंड में रखना है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की हमारे पास होती है, कोई कॉस्ट बेस्ड होती है, कोई टाइम बेस्ड होती है। प्रायोरिटी बेस्ड ये होती है कि हमने टास्क को उनके प्रायोरिटी नंबर के लिहाज से शेड्यूल करना है। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हम उसको पहली बार ही देंगे। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास स्टारवेशन अवॉइड होती है। देखें, वैसे तो सिंपली स्टारवेशन अवॉइड नहीं होगी, जिस टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि एक एजिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि शुरू में जो हमारे पास टास्क आई थी हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी एज बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, एज बढ़ाने के साथ साथ, एज तो उनकी खुद ही बढ़ रही है, हम नहीं बढ़ाते, हम उनको जो प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है ना वो इंक्रीज करते रहते हैं विद टाइम। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक टास्क 10 घंटे पहले आई थी तो मैं क्या करूँगा, हर 1 घंटे बाद उसका जो फैक्टर है, जो प्रायोरिटी का फैक्टर है, उसको इंक्रीज करता रहूँगा ताकि वो स्टारवेशन में ना जाए। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर होता है बेसिस ऑफ टाइप यूज़र रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इस तरह से हम शेड्यूल करते हैं। ठीक है, और हमारे पास यानी ये फैक्टर्स हैं कि हम किसी की टाइप के लिहाज से, यूज़र के लिहाज से, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, एजिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इंक्रीज द प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसका भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो भी हमारे पास ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आपने इनको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें भी हैं जो कि आपने याद करनी है, तो वो याद करना ज़रूरी होंगी। इसलिए यहाँ पर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है और अपने अल्फाज में लिखना है। फिर है विच शेड्यूलिंग इज यूज टू अवॉइड स्टारवेशन। जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि स्टारवेशन अवॉइड करने के लिए हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज होती है, और इसके साथ आपने लिखना है कि उसके अंदर हम एजिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि साथ में हमारे पास एजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू रिमूव द प्रिविलेजेस असेस टू राइट्स ऑफ टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज और यूजर। यानी हमारे पास कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो छोड़ के चले गए हैं कंपनी को, हमने क्या करना है, उनके एसेस राइट्स को ख़त्म करना है। तो इसका आसान तरीकाकार क्या है कि हम सिंगल साइन ऑन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम आइडेंटिटी एज अ सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। मेन जो हमारे पास चीज़ है वो है आइडेंटिटी एज अ सर्विस बेस्ड ऑन सिंगल साइन ऑन। ठीक है, सिंगल साइन ऑन पर ये बेस्ड होती है। एक्सक्लूड द एसेस प्रिविलेजेस ऑफ टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज एज क्विकली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट एनी डैमेजेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जस्ट ये एक लफ्ज में है कि आइडेंटिटी एज अ सर्विस बेस्ड सिंगल साइन ऑन। ठीक है, ये आपने याद रखना है एज इट इज। उसके बाद है हमारे पास कि डिफरेंट आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपने क्या करना है, मैच करना है सिक्योरिटी टर्म्स के साथ। ठीक है, तो इनका जो टर्म्स आ रही हैं पेपर में वो ये टर्म्स हैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स पेपर में ये नहीं है, लेकिन जो इनके साथ इनके मीनिंग्स थे
जो इनका कॉन्सेप्ट था वो मैंने स्टेटमेंट के तौर पर लिख दिया है, ठीक है, ताकि अगर पेपर में जो स्टेटमेंट आएगी वो इससे मिलती जुलती ही होगी, आपने बस उसके साथ सिक्योरिटी टर्म को मैच करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? ड्राइविंग अ हैश कोड और मैसेज डाइजेस्ट फ्रॉम अ मैसेज, यानी हमारे पास एक बड़ा मैसेज है, उसके अंदर से हम मैसेज डाइजेस्ट निकालते हैं, एक छोटी चीज़ निकालते हैं, एक कोई नंबर निकालते हैं, हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हैशिंग होती है। हार्डनिंग का क्या मतलब होता है? हम थोड़ा सा सख्ती करते हैं, थोड़ा पोर्ट वगैरह क्लोज कर देते हैं, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये हार्डनिंग में आता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग अ सिस्टम बाय डिसेबलिंग अननेसेसरी सर्विसेज एंड रिमूविंग वल्नरेबिलिटीज, जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको रिमूव कर दें और अननेसेसरी सर्विसेज हैं उनको डिसेबल कर दें, ये हमारे पास हार्डनिंग होता है। फिर हमारे पास है WEP। WEP हमारे पास एक वायरलेस का प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसको कहते हैं वायर्ड इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास एक वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और साथ में लिखा होगा कि जो कि वायर्ड नेटवर्क वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे पास WEP है। फिर है इंसाइडर। इंसाइडर ऐसा बंदा होता है कि जो हमारे कंपनी के अंदर का एक बंदा होता है और गलत हरकतें करता है। तो एन अनऑथराइज्ड पर्सन हु मिस यूजेज लेजिटिमेट एसेस, यानी हमने उसको लेजिटिमेट एसेस दी हुई थी, हमारा अपना ही बंदा था लेकिन उसने मिस यूज़ कर लिया है, तो ये हमारे पास इंसाइडर होता है। फिर हमारे पास है PKI, ठीक है, पब्लिक की इंटरफेस। तो ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इशू करता है, सपोर्ट करता है और मैनेज करता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कीज सिस्टमेटिकली, ठीक है। जो भी हमारे पास इंक्रिप्शन कीज हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है? PKI होता है। और ये भी आपने याद रखना है कि इसके अंदर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कीज होती हैं। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कीज में क्या डिफरेंस है। फिर हमारे पास है टेलनेट। टेलनेट क्या करता है? रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल दैट सेंड्स डाटा इन प्लेन टेक्स्ट। ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा शरीफ सा इंसान है जो कि विदाउट इंक्रिप्शन डाटा को साफ सुथरा खुशबूदार प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास टेलनेट होता है। फिर है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ मैसेज, सॉफ्टवेयर और डिजिटल कमेंट। हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई डिजिटल कमेंट है, कोई भी मैसेज है, उसकी इंटेग्रिटी को देखने के लिए कि ये किसने भेजा, सही बंदा है जिसने भेजा है, सही। अब आपके पास व्हाट्सएप पे लिंक आ रहा है, आप देखते हैं कि यार किसी सही बंदे ने भेजा है, या मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो मेरे व्हाट्सएप ही हैक हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर होता है जो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करता है कि किसने भेजा, और इंटेग्रिटी भी वेरीफाई करता है मैसेज की, कि मैसेज बीच में कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की स्टेटमेंट गिवन है, हमने आर्किटेक्चर्स उनके साथ मैच करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट्स नहीं है जो पेपर में गिवन होंगी, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो आइडेंटिकल IT रिसोर्सेज होती हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं पूल्स के अंदर, ठीक है, एक जगह पर जमा कर लेते हैं, और हमारे पास एक सिंगल के तौर पर हम उसको शो कर रहे होते हैं, जहाँ सिंगल के शोर पर हम उसको दूसरे आर्किटेक्चर में करते हैं, यहाँ पे जस्ट हम पूल बनाते हैं, सारों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। डायनामिक स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो डायनामिकली एलोकेट कर दी जाती हैं, और इन आप ज़्यादा रिसोर्सेज भी ले सकते हैं। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है कि वर्कलोड जो होता है उसको डिफरेंट रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सर्विस लोड बैलेंसिंग में क्या किया जाता है कि हमारे पास जो भी सर्विस इंस्टेंसेज हैं उनके दरमियान जो रिक्वेस्ट है उनको बैलेंस हमने करना होता है। फिर हाइपरवाइजिंग क्लस्टर जो है ये हमारे पास एक एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हाई अवेलेबिलिटी VMs के लिए प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक ही हाइपरवाइजर पर रिलाई ना करें। फिर जीरो डाउन टाइम होता है जो कि सर्विस इंटरप्शन ड्यूरिंग फेलियर्स को प्रिवेंट करता है, और साथ में एक ये भी चीज़ होती है कि जब हम VM को माइग्रेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं आती, हमारे पास स्मूथली VM माइग्रेट होते हैं, हमारे पास जीरो डाउन टाइम होता है। फिर है डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, फेलियर्स को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटेड रिकवरी अप्लाई करता है। ऑटोमेटेड रिकवरी का आपने वर्ड याद रखना है फॉर डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इंक्रिप्शन हेल्प्स इन काउंटरिंग। इंक्रिप्शन जो है हमारे पास वो किन किन चीज़ों को काउंटर करती है, ठीक है। तो जो हमारे पास पहले हमने सिक्योरिटी के कंसर्न्स पढ़े थे मिड टर्म में, वही कंसर्न्स हैं पहले 3, ठीक है, और चौथा भी वही है सिक्योरिटी मसला, ये हमारे पास इंक्रिप्शन से हैंडल होते हैं। सबसे पहले है ट्रैफिक ईव ड्रॉपिंग, कि हमारे पास जो मैसेज था उसको रास्ते में कोई पढ़ ना ले। फिर है मलिशियस इंटरमीडियरी, उसको पढ़ के कोई मॉडिफाई ना कर दे। फिर है इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन, कोई ऐसा बंदा ऑथराइज ना कर ले जिसको हमने ऑथराइजेशन प्रोवाइड ही नहीं की हुई। और फिर है ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज। ओवरलैपिंग ट्रस्ट बाउंड्रीज में हमने ट्रस्ट बाउंड्री इंक्रीज करनी है क्योंकि हम सर्विसेज डिफरेंट जगह से ले रहे हैं, तो कोई उसको वायलेट ना कर दे। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको काउंटर करता है इंक्रिप्शन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कोई मैसेज पढ़ ना ले, कोई पढ़ के उसको चेंज ना कर दे, किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिल जाए, और हमारे पास ट्रस्ट को कोई वायलेट ना कर दे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे पास इंक्रिप्शन में काउंटर होती हैं।
फिर हमारे पास है कि हमने कोई से 5 रिसोर्स शेड्यूलिंग आर्किटेक्चर्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होते हैं हमने वो बताने हैं, ठीक है। तो रिसोर्स शेड्यूलिंग आर्किटेक्चर होते हैं ना, डिफरेंट फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, कॉस्ट, टाइम, बार्गेनिंग बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड। तो मैंने तमाम के तमाम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आपने इनमें से कोई से 5 देखने हैं। तो कोई से 5 अगर आप देखें, कॉस्ट बेस्ड कि हम पैसों के लिहाज से सोचेंगे कि हम सस्ता कौन सा पड़ रहा है। टाइम बेस्ड जिसने पहले पूरा होना है उसको हम पहले शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का एक कम्बिनेशन है, कॉस्ट एंड टाइम बेस्ड। फिर एक बार्गेनिंग बेस्ड है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनमें से सस्ते वाला चूज़ कर लेंगे। फिर है प्रॉफिट बेस्ड, जहाँ पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर हम वो वाला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। एनर्जी बेस्ड, ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड आपको याद होगा, ठीक है। एक प्रायोरिटी बेस्ड याद कर लें, एक कॉस्ट टाइम बेस्ड याद कर लें, एक कॉस्ट बेस्ड, एक टाइम बेस्ड, कॉस्ट एंड टाइम बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड, और उसके अलावा आप एनर्जी बेस्ड याद कर लें। ये 5 आपके पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा भी आसान है, आपको पेपर में जहन में आ जाएंगे, बार्गेनिंग, ऑप्टिमाइज, जो भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिग डाटा एंड एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स। बिग डाटा होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है और उसके अलावा इसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आपने ये अच्छे से याद करना है कि हमारे पास जो बिग डाटा होता है इसके अंदर अनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है, बहुत ही ज़्यादा डाटा होता है, जिसको हम ट्रेडिशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास आम टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे हम प्रोसेस नहीं कर सकते। बिग डाटा के अंदर ऐसी टेक्निक्स होती हैं और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसके अंदर न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए कि उनके अंदर से जो हमारे पास हिडन वैल्यूज़ हैं, जो असल काम की चीज़ है, वो हम अनकवर कर लें, उसको निकाल लें फ्रॉम द लार्ज डाटा सेट, जो बहुत बड़े डाटा सेट्स हैं, डाटा डाइवर्स, कम्प्लेक्स एंड ऑफ मैसिव स्केल, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आपने बस कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है और अपने अल्फाज में लिख देना है कि हमारे पास इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है जिसको ट्रेडिशनल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उससे प्रोसेस नहीं किया जा सकता, और अनकवर करने के लिए हमें नई फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लानी पड़ती हैं हिडन वैल्यूज़ को, जहाँ पर हमारे पास जो डाटा सेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स, कम्प्लेक्स और मैसिव स्केल के होते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं 3 जेनेरिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। करेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। 2 मार्क्स की हमारी डेफिनेशन थी और 3 मार्क्स की हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि डाटा का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है बिग डाटा में। उसके बाद डाटा में नॉट बी कैटेगराइज इनटू रेगुलर रिलेशनल डाटाबेसेस। जो हमारे पास पुरानी ट्रेडिशनल रिलेशनल डाटाबेसेस थी उनको हम रेगुलर रिलेशनल डाटाबेसेस भी बोल रहे हैं कि डाटा को हम उनमें कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स नॉट दैट ईजी। और डाटा इज जनरेटेड, कैप्चर्ड एंड प्रोसेस्ड एज हाई स्पीड। और जो डाटा की वेलोसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जनरेट हो रहा है। जैसे वेबसाइट्स, पूरा एक वेब है, उसके अंदर कितना डाटा है, ठीक है, इंटरनेट पर। कैप्चर भी बहुत तेज़ी से होता है एंड प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से होता है एट अ हाई स्पीड। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने डाटा के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 वीज ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा के 4 वीज क्या हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, वी से वॉल्यूम, वी से वैरायटी, वी से वेलोसिटी और वी से वैल्यू। वॉल्यूम जैसे अभी हमने इसका एक करेक्टरिस्टिक देखा कि डाटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। वैरायटी का मतलब है हमारे पास हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज से डिफरेंट किस्म का डाटा आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब अभी हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है डाटा की जनरेशन की और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजीनस मल्टीपल डाइवर्स किस्म का डाटा है। वैल्यू का मतलब हमारे पास क्या है कि जो डाटा है अगर हम उसके अंदर से अनकवर कर लें हिडन वैल्यूज़ को तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, हमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिग डाटा की हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ अ वर्चुअल मशीन माइग्रेटेड फ्रॉम वन फिजिकल होस्ट टू अनदर। हमें वर्चुअल मशीन को क्यों माइग्रेट करना पड़ता है एक वर्चुअल होस्ट से दूसरे पर, क्या क्या उसकी रीज़न हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बुक के वर्ड बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है। ये जनरल आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि वर्कलोड बैलेंसिंग के लिए हम करते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की तो उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो उसके लिए करते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो आपको जो शुरू में आपके पास रिसोर्स क्लस्टर मैकेनिज्म है उससे ही मिल जाती हैं, ठीक है, कि हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन और वर्कलोड बैलेंस। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, सर्विस अवेलेबिलिटी को हमने मेंटेन करना है और हमने स्केलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखें अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, वही तमाम चीज़ें हैं जो तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के हमने कोई से 3 एडवांटेजेस बताने हैं, मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनमें से ये जो 3 हैं ये मेन एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और ये एक पैराग्राफ से मैंने उठाए हैं। तो आपने ये 3 याद कर लेने हैं क्योंकि ज़्यादातर 3 ही पेपर में पूछे जा रहे हैं और एक नज़र आपने इनको देख लेना है कि अगर 5 पूछे जाए तो आप ये भी बता दें, लेकिन ज़्यादातर पेपर में अभी 3 पूछे जा रहे हैं। कि एक तो ये कि हमारे पास जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें क्या होता है कि जो मोबाइल की चीज़ें हैं वो हमने क्लाउड पर
शिफ्ट कर दिए हैं, तो मोबाइल की बैटरी लाइफ टाइम इंक्रीज़ हो जाती है, मोबाइल पे ज़्यादा लोड नहीं आता। फिर है डाटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग पावर। देखें ज़ाहिर बात है मोबाइल से आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी में मूव कर रहे हैं क्लाउड पर, और वहाँ पर प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। इंप्रूव रिलायबिलिटी, आप मोबाइल के ऊपर पहले रिलाई कर रहे थे, अब आप क्लाउड के अंदर अपना सारा रिलाई कर रहे हैं, तो रिलायबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। डायनेमिक प्रोविजनिंग भी आप कर सकते हैं, यानी जितनी आपको क्लाउड की सोर्सेज चाहिए आप ले लें, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। और स्केलेबिलिटी भी हमें मिल जाती है कि जितना आप फर्दर इंक्रीज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 एडवांटेजेस आपने याद रखने हैं कि बैटरी लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी है और प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, और रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्लस्टर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्लस्टर क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सर्वर क्लस्टर, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के सर्वर्स अवेलेबल होते हैं। डेटाबेस क्लस्टर, जहाँ पर डाटा को डेटाबेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रखा जाता है। लार्ज डाटा सेट क्लस्टर, जहाँ पे डाटा छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके डिफरेंट जगहों पर रखा जाएगा और उसकी कैलकुलेशन जो है वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ये लार्ज डाटा सेट क्लस्टर्स होते हैं। फिर लोड बैलेंस्ड क्लस्टर होते हैं जो लोड बैलेंसिंग में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। और फिर हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास फेल ओवर की सिस्टम अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे पास एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स बताएं, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको स्टेटमेंट गिवन होंगी, आपने क्लस्टर की टाइप मैच करनी होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्वर क्लस्टर होता है ये ग्रुप करता है डिफरेंट फिजिकल और वर्चुअल सर्वर्स को। जो डेटाबेस क्लस्टर होता है ये रिडंडेंट डेटाबेसेस रखता है अपने अंदर। जो डाटा सेट क्लस्टर होता है ये लार्ज डाटा सेट को पार्टीशन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। जो हमारे पास लोड बैलेंस्ड क्लस्टर होता है ये वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग रिसोर्सेज। और जो हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर होता है ये फेल ओवर और हाई अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये आपने इसका कॉन्सेप्ट देखना है, ये स्टेटमेंट पेपर वाली नहीं है लेकिन क्वेश्चन पेपर वाला है कि स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको क्लस्टर की टाइप बतानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी फंक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है और इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको याद करवाऊंगा कि हमारे पास जो क्रिप्टोग्राफी होती है ये एक साइंस होती है जो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी फॉर द इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमने उसकी सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करनी है कि उसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र ना पढ़ सके, हम उसको इस तरह से हाइड कर दें अपनी इंफॉर्मेशन को। तो हमारे पास साइंस ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन, जो हमने कम्युनिकेशन को सीक्रेट तरीके से करना है उसकी जो साइंस है वो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी है। has been historically used by governments and armies for long ago as 1900 BC। ये आप बेशक स्किप कर दें, बेशक आप ये ना लिखें कि बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। It converts the data into a format which is not readable by an unauthorized user। इसको हम ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं डाटा को कि अनऑथराइज यूज़र उसको ना रीड कर सके। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने क्या लिया कि सीक्रेट कम्युनिकेशन है, अपने डाटा को ऐसे चेंज कर रहे हैं कि हमारे पास अनऑथराइज यूज़र उसको रीड ना कर सके। और तीसरा ये है कि ये साइंस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ये 3 बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं, प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी, नॉन रेपुटेशन एंड एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो कीज, ठीक है। तो ये आपने इसके याद रखने, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको याद कराऊं, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेसी होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, इंटेग्रिटी, ये तो मेन हेडिंग्स हैं जस्ट। नॉन रेपुटेशन क्या होता है कि मैकेनिज्म टू प्रूव द ओरिजिनलिटी ऑफ द सेंडर। जो हमारे पास सेंडर है उसकी ओरिजिनलिटी को हमने प्रूव करना है कि सेंडर जो है वो वाकई में सही बंदा है या नहीं, तो ये नॉन रेपुटेशन होता है। और एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो कीज विच आर स्ट्रिंग ऑफ बिट्स यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डाटा। जो क्रिप्टो कीज हैं उनकी एक्सचेंज हमने करनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब हमने इसको याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो निमोनिक आपने यूज़ करना है वो यूज़ करना है पैनिक, ठीक है। कि जैसे ही मेरे पास क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन आया मैं पैनिक कर गया, ठीक है। जब मैं पैनिक किया तो मैंने पैनिक याद किया, ठीक है, जिसमें मैंने पी से बना दिया प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद ए से मैंने बना दिया ऑथेंटिकेशन, उसके बाद एन से मैंने बना दिया नॉन रेपुटेशन, ठीक है, नॉन रेपुडिएशन। और उसके बाद आई से मैंने बना दिया इंटेग्रिटी, डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने सी से बना दिया है क्रिप्टो कीज, ठीक है। और क्रिप्टो कीज के साथ मैंने प्रॉपर लिख देना है एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो कीज, ठीक है। क्रिप्टो कीज की हम एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो ये हमारे पास है पैनिक, जो कि हम क्रिप्टो के क्वेश्चन को देखकर कर गए। तो ये इसके फंक्शंस हैं जो आपने पेपर में लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेम 3 एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है, मोबाइल कॉमर्स में इस्तेमाल होता है। देखें आप दराज खोल रहे हैं, अमेजोन खोल रहे हैं, लर्निंग में यूज़ होता है, जो हमने मोबाइल के थ्रू लर्निंग करनी है।
हेल्थ केयर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्मार्ट वॉचेज़ हैं, हार्ट बीट उसमें स्टोर कर ली जाए, एम्बुलेंसेस डाटा ले लें अपने पास। गेमिंग में यूज़ होता है, जो लोग पबजी वगैरह खेलते हैं। तो ठीक है, अब आप अपने आप को इमेजिन कर लें कि आप एक जगह बैठे, आपने पहले थोड़ी देर के लिए दराज खोला, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ें देखी, फिर आपने एक ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई टेंशन से, क्योंकि कल आपका पेपर था, फिर आपने लर्निंग स्टार्ट कर दी। तो ये 4 चीज़ें हैं आपके पास जो एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसके अंदर मोबाइल कॉमर्स, लर्निंग, हेल्थ केयर एंड गेमिंग। उसके बाद हमारे पास है मेंशन 4 रीजंस व्हाई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हैज़ लिमिटेड एक्सेस और रिस्ट्रिक्टेड यूजेज। हमने 4 रीज़न बतानी हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है उसके अंदर लिमिटेड एक्सेस होती है और रिस्ट्रिक्टेड यूजेज होती है। तो अगर इसके नाम से हम देखेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। तो जब हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो ज़ाहिर बात है हमारी लिमिटेशंस तो होंगी, क्योंकि तमाम जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है वो तो प्रोवाइडर ने की हुई है, ठीक है। तो वो लिमिटेशंस क्या आती हैं हमारे पास, वो अलग चीज बात है कि रीज़न हमने यहाँ पर बतानी कि वो क्यों आती हैं। एक तो ये आती है कि हमारे पास ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास ऑनरशिप और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं होती। असेस एंड ट्रांसपेरेंसी, हमारे पास असेस और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि जो प्रोवाइडर है हमारा डाटा असेस करेगा या नहीं करेगा, किसी को आगे बेचेगा या नहीं बेचेगा। कंट्रोल ओवर डाटा लाइफ साइकिल, डाटा के लाइफ साइकिल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि जब हम इस सर्विस को छोड़ेंगे तो क्या हमारा डाटा वहाँ पर अवेलेबल रहेगा या वो प्रॉपरली डिलीट कर दिया जाएगा। चेंजिंग प्रोवाइडर, जब हम प्रोवाइडर चेंज कर रहे हैं तो पिछले प्रोवाइडर से हमने कैसे अपना डाटा उस नए प्रोवाइडर के ऊपर शिफ्ट करना है और पिछले से कैसे डिलीट कराना है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक रीज़न है। और नोटिफिकेशन एंड रिड्रेस, कि हमारे पास अगर कोई गलती हुई, कोई डाटा लॉस हुआ, कोई फेलियर हुआ तो उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसको हमने रिड्रेस करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रीजंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर लिमिटेड एक्सेस और रिस्ट्रिक्टेड यूजेज का सबब बनती हैं। तो ये आपने याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से जो रीज़न होती है ना वो इस वजह से होती है कि हमारे पास जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है ना वो कस्टमर को टोपी पहना देता है, ठीक है, टोपी पहनाना समझते हैं ना, बस ठीक है, बस इतनी बात है, टोपी पहना के रखता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो इंग्लिश में बनता है कैप ऑन, उसकी कैप ऑन करता है, टोपी पहना के रखता है उसको, ठीक है। तो कैप ऑन हमने याद किया कि ये हमारे पास रीजंस हैं जो कि प्रोवाइड होती हैं, जो रीज़न बनती है हमारे पास लिमिटेशंस की, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो कैप ऑन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल जो होता है ना हमारे पास वो बहुत कम होता है डाटा लाइफ साइकिल पर। उसके बाद हमारे पास है असेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो हमारे पास असेस और ट्रांसपेरेंसी होती है वो हमारे पास नहीं होती कि हमारा जो प्रोवाइडर है वो हमारा डाटा असेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पी से बनता है वो है प्रोवाइडर, कि हम जब प्रोवाइडर चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हमने कंसीडर करनी है डिफरेंट चीज़ें। फिर हमारे पास जो ओ से बनता है वो बनता है ऑनरशिप, कि हमारे पास जो ऑनरशिप होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत कम होती है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो एन है वहाँ से हमारे पास आता है नोटिफिकेशन एंड रिड्रेस, ठीक है, कि हमारे पास जब कोई मसला होगा तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको ब्लेम किया जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप कैप ऑन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी का क्या मतलब है, ठीक है, ये हमने बताना है। तो ये भी रट्टा मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपने इसके अंदर कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोटेक्शन होती है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में अफोर्ड जो की जाती है इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये आपने याद रखना है CIA, ये पूछा भी जा सकता है। CIA क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो हम तमाम प्रोटेक्शन को अफोर्ड कर रहे हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इसको हम क्लाउड सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी CIA को मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन जो अफोर्ड की जा रही है ऑफ दीज इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, ये हमारे पास सिक्योरिटी कहलाती है। और सोर्सेज में क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इंफॉर्मेशन, डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो आपने इसका कॉन्सेप्ट बस ले लेना है। जो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है कि CIA की प्रोटेक्शन को अफोर्ड करने के लिए जो आपने सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन अफोर्ड करने के लिए ऑफ किस चीज़ की प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज की। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी होती है। उसके बाद है व्हाट आर द रेमेडीज फॉर डॉस अटैक्स। जो हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आ रहे हैं उसकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो हमारे पास जो भी चीज़ आ रही है ना घर में वो ISP से होके आ रही है, ठीक है। हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसने हमें इंटरनेट दिया, तो मेरे ऊपर जब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ मैंने उसको फ़ौरन कॉल की, उसको तंग किया, भाई ये मेरे पास क्या हो गया, नेट ही नहीं चल रहा, नेट स्लो हुआ है भाई, इसको ठीक करो।
वो कह रहा है नेट स्लो तो हुआ हुआ है, ये तो देखो किस वजह से हुआ हुआ है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास नेट स्लो होता है तो मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ अपने आईएसपी को जिससे मैंने नेट लगवाया हुआ है, टू क्लैरिफाई द रीजन ऑफ डाउनग्रेडेड नेटवर्क परफॉर्मेंस, कि मेरा भाई नेट क्यों डाउन है, मुझे बताओ जल्दी से। ISP कैन हेल्प इन थ्रॉटलिंग malicious ट्रैफिक। वो क्या करेगा फिर, वो देखेगा अच्छा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हुए हैं तो malicious ट्रैफिक जो है उसको थ्रॉटल करेगा, कंट्रोल करेगा कि ये साथ वाले जो हमसाए हैं ना, उन्होंने आपका पासवर्ड चोरी किया हुआ है, आपके छोटे बच्चे से मांग लिया था भाई वाईफाई का पासवर्ड बताओ, और वो आपका इस्तेमाल करें, इस malicious ट्रैफिक को वो खत्म करेगा यूजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस डिटेक्शन टूल्स, और उसके अलावा डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने कहानी बताई है वो आपने उर्दू वाली कहानी याद नहीं रखनी है, वो मैंने याद करने के लिए बताई है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कॉन्टैक्ट ISP टू क्लैरिफाई द रीजन ऑफ डाउनग्रेडेड नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये एक अलग चीज़ है, अलग तरीका है। ISP कैन हेल्प इन थ्रॉटलिंग malicious ट्रैफिक, ये अलग तरीका है, और यूजिंग डॉट्स डिटेक्शन टूल्स ये अलग तरीका है, ठीक है। ये रेमेडीज हैं डिफरेंट फॉर डॉस अटैक्स। उसके बाद है व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर ट्रस्टफुलनेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके अंदर ट्रस्टफुलनेस को मेजर करना है। इसके लिए हमने फीचर्स बताने हैं कि किस किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। 8 फीचर हैं, इन 8 फीचर में से आपने कोई से 5 याद करने हैं, ठीक है, फॉर दी लॉन्ग क्वेश्चन, और अगर शॉर्ट आएगा तो आपने 3 बताने होंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फीचर्स क्या हैं, फिर हम इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले है डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एक्यूरेसी, उसका क्या सूरत हाल है, मेंटेन की जा रही है कि नहीं, बताओ तो सही। सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर्स पर्सनल डाटा, जो मैं पर्सनल डाटा अपना क्लाउड पे रखूंगा उसकी सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। क्रेडिबिलिटी मेजर्ड थ्रू क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्रेडिबिलिटी क्या है, जाना माना नाम है या नहीं, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। टर्न अराउंड एफिशिएंसी, actual versus performed turnaround time, it is the time from the placement of consumer task to the finishing of that task। जब मैं टास्क बताऊंगा क्लाउड पे तो कितनी देर में पूरी होगी, असल वाला बताओ, जो प्रॉमिस्ड है वो नहीं बताओ, एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करके मुझे बताओ टर्न अराउंड एफिशिएंसी क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी रहती है, हर वक्त डाउन तो नहीं रहता कि भाई मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे पास बारिश हो गई, सैलाब आ गया। रिलायबिलिटी और सक्सेस रेट ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ एग्रीड अपॉन फंक्शंस विद इन द एग्रीड अपॉन टाइम डेडलाइन, जो हमारे पास रिलायबिलिटी है और जो सक्सेस रेट है वो उसका कैसा है, जो हमारे पास उसने टाइम एग्री किया है उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है या नहीं करता। अडॉप्टेबिलिटी विद रेफरेंस टू द अवॉइडेंस ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स थ्रू आउट रिडंडेंट प्रोसेसिंग एंड डाटा स्टोरेज, और हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के साथ उसकी कैसी अडॉप्टेबिलिटी है, कोई रिडंडेंट प्रोसेसिंग स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में जब एक चीज़ फेल होती है सब कुछ पूरा सिस्टम फेल होकर बैठ जाता है। कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, कस्टमर सपोर्ट उसकी कैसी है, ऐसे तो नहीं है कि अपना चीज़ बेचते हुए कह रहे हैं ले लो भाई बड़ी अच्छी चीज़ है, और बाद में जब मसला लेके जाता हूँ तो कहता है भाई आप कौन हो, मैंने तो बस बेच दिया, अब आप आगे देख लो, ऐसा तो नहीं है। कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर फीडबैक ऑन सर्विस बीइंग ऑफर्ड, कंज्यूमर की फीडबैक क्या है। सर हमजा ने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं भाई, पेपर में क्वेश्चन आ भी रहे हैं या एवं वीडियो अपलोड की हुई है, किसी ने काम की है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं जो कि फीचर्स हैं रिक्वायर्ड टू मेजर ट्रस्टफुलनेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इनमें से हमने कोई सी 5 याद करनी है। तो अगर मैं आपको ये याद करवाऊँ तो मैं इस तरह से याद करवाऊँगा कि जो हमारे पास ट्रस्टफुलनेस है ना, इसको लोगों ने चूहे बिल्ली का खेल समझ लिया, ठीक है, कैट रैट्स। हर कोई कहता है भाई मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल की वीडियोस देखो, यहाँ से पेपर आएगा, दूसरा कहता है मेरे पे देखो यहाँ पे आएगा, हर किसी ने चूहे बिल्ली का खेल बनाया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैट रैट्स है, इसमें जो हमारे पास सी है उससे बनता है क्रेडिबिलिटी, कि भाई क्रेडिबिलिटी कैसी है उसकी, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ए है, उससे ए से बनता है हमारे पास अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबिलिटी उसकी कैसी रहती है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला गिवन है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास जो टी है, टी से बनता है टर्न अराउंड एफिशिएंसी, कि उसकी टर्न अराउंड एफिशिएंसी कितनी है, कितनी देर में मेरा वो काम पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद जो आर है उससे बनता है रिलायबिलिटी, के रिलायबिलिटी वो कैसी मुझे प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि हमारे पास नीचे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ए है, नेक्स्ट ए से बनता है हमारे पास अडॉप्टेबिलिटी, एक ए से अवेलेबिलिटी था, दूसरे से हमारे पास बनता है अडॉप्टेबिलिटी, तो सिंगल पॉइंट फेलियर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टी है, इसको आप स्किप करें, मेरे ख्याल से यहाँ पर 5 पूरे हो गए हैं, ठीक है। एस जो है हमारे पास बनता है सिक्योरिटी, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला टी है ना, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है सिर्फ इसका ये निमोनिक बनाने के लिए कि आसान सा एक बन जाए, ठीक है, वरना टी से जो ये लाइन शुरू हो रही थी ना, द कस्टमर फीडबैक, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि टी से द कस्टमर फीडबैक, लेकिन ये एफ बनता है फीडबैक, तो
फिर भी आपके लिए 5 याद करने हैं तो ये मेरे ख्याल से इनफ रहेगा कैट रेट्स में, अगर आप एक टी को स्किप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी में प्राइवेसी क्या होती है? तो सबसे पहले हमारे पास प्राइवेसी हम नॉर्मली देखते हैं कि मेरा जो डाटा है ना वो कोई और ना देखे, और अगर देख भी रहा है मेरी परमिशन से देखे, ठीक है, ये मेरी प्राइवेसी है, मैं बड़ा प्राइवेसी कंसर्न हूँ, मेरी चीज़ों में कोई दखल ना दे, ठीक है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या होता है? राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। मेरा जो राइट है कि मेरे रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, एंड स्टोर्ड, और कौन सी स्टोर की जा सकती है, बाय होम, कौन कर सकता है, एंड टू होम, और किसको दे सकता है, दैट इन्फॉर्मेशन में बी डिस्क्लोज्ड। द की टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्राइवेसी आर, जो इसकी की टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज भी अगर आप देख लें बाकी ना देखें। डाटा कंट्रोलर, डाटा प्रोसेसर और डाटा सब्जेक्ट, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है इनकी स्टेटमेंट्स। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप 3 टर्मिनोलॉजीज देखें तो डाटा कंट्रोलर क्या होता है हमारे पास? इंडिविजुअल और बॉडी विच इंडिविजुअली और जॉइंटली डिटरमिन्स द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोसेसिंग एन आइटम ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ने प्रोसेस करनी है तो उसका मकसद क्या है, क्या उसका पर्पस है, ये हमारे पास होता है डाटा कंट्रोलर। डाटा प्रोसेसर, इंडिविजुअल और बॉडी विच प्रोसेसेस द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसने तो डिसाइड कर लिया पर्पस क्या है, फिर जिसने प्रोसेस करनी है वो डाटा प्रोसेसर होता है। डाटा सब्जेक्ट, जिसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एन डिफाइंड और आइडेंटिफाइबल इंडिविजुअल टू होम पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हमारे पास डाटा सब्जेक्ट होता है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्राइवेसी से रिलेटेड हैं। उसके बाद है हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या प्राइवेसी इश्यूज हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैक ऑफ यूजर कंट्रोल। लैक ऑफ यूजर कंट्रोल बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज। ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज का काफ़ी लैक होता है हमारे पास। उसके बाद अनऑथराइज्ड सेकेंडरी यूजेज। सेकेंडरी यूजेज जो है अनऑथराइज्ड हो जाता है, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को बेच दी जाती है, ठीक है, कंपटीटर को बेच दी जाती है इन्फॉर्मेशन। कम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, अब कहीं पे कोई लॉज हैं, कहीं पे कोई लॉज हैं, किस किस जगह के लॉज को फॉलो करें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। रैपिड प्रोविजनिंग में कभी मैं कहीं से क्लाउड ले रहा हूँ, कहीं से ले रहा हूँ, हर जगह के रूल्स है, किस किस को फॉलो करूँ। लिटिगेशन भी इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई मसला हो रहा है, कोई हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। लीगल अनसर्टेनिटी, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, रेगुलरिटी, लिटिगेशन, लीगल अनसर्टेनिटी, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी इश्यूज़ में से आपने कोई से 5 याद रखने हैं। तो मेरे ख्याल से जो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्राइवेसी इश्यूज़ हैं वो इस वजह से है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को जंग लग गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रस्ट, ठीक है, कि जंग की वजह से ये आए हैं। लेकिन जो बाकी लोग थे वो बोल रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला यू आर लाइंग, तो उससे मैंने लिख दिया एल। मैं कह रहा था रस्ट है, बाकी ने बोला यू आर लाइंग, एल आ गया उससे, ठीक है। तो आर से हमारे पास क्या आता है? आर से हमारे पास आता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलरिटी कंप्लायंस की कम्प्लेक्सिटी है। यू से आता है लैक ऑफ यूजर कंट्रोल। एस से हमारे पास आता है सेकेंडरी यूजेज, अनऑथराइज्ड सेकेंडरी यूजेज, ठीक है। टी से हमारे पास है ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज। और एल से हमारे पास है लिटिगेशन एंड लीगल अनसर्टेनिटी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं प्राइवेसी इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लोड बैलेंस्ड वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस आर्किटेक्चर। वर्चुअल सर्वर है जिसके अंदर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं, लोड बैलेंस वाला है, ये आर्किटेक्चर है। इसके अंदर एक कैपेसिटी वॉचडॉग मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है इस लोड बैलेंसिंग इंस्टेंसेस वाले आर्किटेक्चर में? तो ये क्या करता है, इसने लोड बैलेंसिंग करनी होती है तो ये अलर्ट रहता है, ठीक है, यहाँ पे चौकीदारी करता है। तो ये करता है क्लाउड यूजेज मॉनिटर कि कितना जो हमारे पास क्लाउड है वो यूज़ हो रहा है। लाइव वीएम माइग्रेशन मॉड्यूल, अगर वीएम को माइग्रेट करना, देखें लोड बैलेंस्ड वीएम है ना, तो कभी किसी पे चलेगा कभी किसी पे चलेगा, तो उसकी माइग्रेशन का एक मॉड्यूल इसने देखना होता है। और कैपेसिटी प्लानर, और लोड बैलेंसिंग में कैपेसिटी प्लानिंग भी करनी होती है। तो ये वॉच डॉग जो होता है, इसका जो वॉच डॉग का मॉनिटर सिस्टम होता है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। मॉनिटर के लिहाज से आप याद रख लें क्लाउड यूजेज, वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस की लोड बैलेंसिंग से बाकी 2 चीज़ें याद रख लें कि माइग्रेशन करनी है और कैपेसिटी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इनलिस्ट द फेजेस ऑफ क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल। क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल जो है उसके फेजेस हमने बताने हैं। तो ये हमारे पास क्या फेजेस होते हैं? डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये कॉस्ट से रिलेटेड है कि क्वेश्चन प्रॉपर ये होगा कि कॉस्ट हमें किन फेजेस ऑफ क्लाउड सर्विस लाइफ साइकिल में देखनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जब हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट देख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें कॉस्ट कंसीडर करनी होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट करनी होती है। फिर है डिप्लॉयमेंट, जब हम डिप्लॉय कर देते हैं फिर करनी होती है सर्विस कॉन्ट्रैक्टेड। डिप्लॉय करने के बाद हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो उसमें हमने कॉस्ट मैनेज करनी है। प्रोविजनिंग एंड डीकमीशनिंग, जब प्रोविजन हो रहा है क्लाउड या डीकमीशन हो रहा है तो उसके अंदर भी हमने कॉस्ट मैनेजमेंट करनी होती है। तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट हमारे पास
तरीक़ाकार हैं। तो अगर आप याद इनको करना चाहें तो हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है कि DSP जो है वो कॉस्ट को मेंटेन करता है कि बाज़ार में जो सब्ज़ी फ्रूट है, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि DSP जो हमारे पास है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसने कहा कि तमाम जो सब्ज़ी फ्रूट है वो सही पैसों में बेची जाए। तो D से डिप्लॉयमेंट, S से सर्विस कॉन्ट्रैक्टिंग और प्रोविजनिंग एंड डिकमिशनिंग, और एक और D जो है उससे हमारे पास आ गया है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप फेजेस क्लाउड सर्विस के याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पर निमोनिक लिख भी देता हूँ DSP, जहाँ पे हमारे पास जो D है वो हमारे पास 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो DSP है, याद रखना है आपने, ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोविजनिंग एंड डीकमिशनिंग, ठीक है। डी इसके अंदर बहुत है, प्रोविजनिंग के साथ भी डी आ गया, डीकमिशनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंश्योर अवेलेबिलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास इंश्योर नहीं आएगा, मेरे ख्याल से अश्योर यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ठीक है। ये इंश्योर का वर्ड गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हमारे पास जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है ये अवेलेबिलिटी को कैसे अश्योर करता है, तो उसका ये आंसर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होगा ना इंश्योर कैसे करता है, तो उसका और आंसर है कि वो रिडंडेंट इंस्टेंसेस बना ले, डिफरेंट क्लस्टर्स बना ले, पूल्स बना ले, इस तरह से इंश्योर कर लेगा। लेकिन अश्योर कैसे करनी है कि मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि आपको अवेलेबिलिटी होगी, इसके लिए हमारे पास ईच कस्टमर कैन बी अश्योर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सिंगल IT रिसोर्स, पोर्शन ऑफ दैट IT रिसोर्स और मल्टीपल IT रिसोर्सेज, ठीक है। इनकी अवेलेबिलिटी अश्योर की जा सकती है। देन दिस इंप्लीमेंट्स अ रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है, ये आपने याद रखना है कौन सा आर्किटेक्चर होता है हमारे पास, रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये हमारे पास होता है। और इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर रिसोर्स पूल्स द रिजर्वेशन सिस्टम मस्ट assure that each pool maintains a certain volume of resources in unborrowable form। और दूसरा ये कि हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसी रिसोर्सेज हों जो अनबोरोएबल हों, कोई और उनको ना ले सकता हो, तभी हमारे पास रिसोर्स पूल रिजर्वेशन सिस्टम का अप्लाई होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्रेट्स इन डिजास्टर रिकवरी। तो आपने कोई से 5 थ्रेट बताने होते हैं, मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। एक है डिस्क फेलियर, दूसरा है पावर फेलियर और डिस्ट्रप्शन, तीसरा है कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं, चौथा है फायर फ्लड एंड डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज़, पांचवा है लॉस्ट इक्विपमेंट एंड डेस्कटॉप फेलियर, फिर है सर्वर फेलियर एंड नेटवर्क फेलियर, और फिर है डेटाबेस सिस्टम फेलियर एंड फोन सिस्टम फेलियर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी व्हाट्सएप की DP में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरी जो व्हाट्सएप की DP थी ना, उसमें मैंने अपनी सेल्फी लगा दी, ठीक है। तो जब मैंने अपनी सेल्फी लगाई तो मुझे थ्रेट था कि वो कोई देख लेगा और उसको चोरी करके अपने व्हाट्सएप पे लगा लेगा कि भाई ये तो मेरी सेल्फी है। तो ये मुझे थोड़ा सा एक थ्रेट आया डिजास्टर रिकवरी में, जिसके अंदर जो D है, D से बनता है डिस्क फेलियर, P से बनता है पावर फेलियर और डिस्ट्रप्शन, S से बनता है सर्वर फेलियर एंड नेटवर्क फेलियर, L से बनता है लॉस्ट इक्विपमेंट एंड डेस्कटॉप फेलियर, और जो F है, F से बनता है हमारे पास फायर फ्लड एंड डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज़। तो ये 5 आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, आप वाकई वैसे ही इंटेलिजेंट हैं, तो आप सारे ऐसे ही याद रख सकते हैं, निमोनिक में ना जाएं, मुझे ज़्यादा सीरियस ना लें। नेक्स्ट हमारे पास है विच क्लाउड आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटेड रिकवरी प्रोसेस, ऑल्सो मेंशन द मॉड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस रिकवरी। तो हमने ऊपर भी देखा था कि हमारे पास जो ऑटोमेटेड रिकवरी प्रोसेस कौन सा आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करता है, ये हमारे पास होता है डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर। ये आपने नाम याद रखना है कि ऑटोमेटेड रिकवरी प्रोसेस हमारे पास डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर करता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑटोमेटेड रिकवरी पॉलिसी, और इसके प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास प्री डिफाइंड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि इस आर्किटेक्चर के प्री डिफाइंड स्टेप्स क्या हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये स्क्रिप्ट रन करता रहता है, मैसेज सेंड करता है और रिस्टार्ट कर देता है सर्विस को, ठीक है। यानी जब भी हमारे पास कोई फेलियर आया, स्क्रिप्ट रन करेगा, मैसेज सेंड करेगा और सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा ताकि दोबारा काम शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने दूसरी चीज़ क्या है, मॉड्यूल मेंशन करना था जो इस रिकवरी को रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉड्यूल इसके अंदर होता है, एक रिजिलियंट वॉच डॉग मॉड्यूल होता है। द आर्किटेक्चर एस्टैब्लिशेस अ रिजिलियंट वॉच डॉग मॉड्यूल कंटेनिंग द डेफिनेशंस ऑफ प्री मार्क इवेंट्स एंड द रन टाइम लॉजिक टू सेलेक्ट द बेस्ट प्री डिफाइंड रूटीन टू कोप विद दोज इवेंट्स। उसने क्या करना है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड प्री मार्क इवेंट्स, यानी उसको पहले से पता है क्या क्या होगा और उनकी रन टाइम लॉजिक उसने अपने पास बना के रख लेनी है। यानी हमारे पास उसने इमरजेंसी स्टेप्स पहले से बना के रख लेने हैं कि ये इमरजेंसी होगी तो मैंने ये काम करना है, ठीक है। द रेजिलिएंट वॉचडॉग परफॉर्म्स द फॉलोइंग 5 कोर फंक्शंस। ये भी अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद रखना है कि कौन से 5 कोर फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करता है रेजिलिएंट वॉचडॉग। तो यहाँ पर हमारे पास ये मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटर जब कर रहा होता है, कोई इवेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, जब कोई इवेंट ऐसा हो गया
तो एग्जीक्यूट करेगा रिएक्टिव रूटीन, यानी जो भी उसके इमरजेंसी के स्टेप्स हैं, और फिर रिपोर्टिंग करेगा कि ये इवेंट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाइंग एन इवेंट, एग्जीक्यूटिंग द रिएक्टिव रूटीन्स एंड रिपोर्टिंग। तो क्वेश्चन हमारे पास 5 और फंक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि स्लाइड में भी ऐसे लिखा हुआ है लेकिन 4 यहाँ पर मेंशन है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो 2 इवेंट हैं इनके अंदर 5वां मर्ज हुआ हुआ है, तो आप ये 4 इस तरह से लिख देंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बुक में इस तरह से मेंशन है। मैं आपको 5 कोर फंक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ChatGPT या गूगल वाला आंसर होगा। बुक वाला आंसर ये एज इट इज़ यही है जो आपने पेपर में लिखना है, मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाइंग एन इवेंट, एग्जीक्यूटिंग द रिएक्टिव रूटीन्स एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद हमारे पास है कि क्लाउड फेडरेशन क्या होता है। तो क्लाउड फेडरेशन बेसिकली ये होता है कि मेरा क्लाउड था, उसके अंदर कुछ मेरी लिमिट थी कि इतनी फिजिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे आसपास जो लोग थे उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपकी सर्विसेज लूँगा और आपको पैसे दे दूँगा और आपकी सर्विसेज आगे कंज्यूमर को बेचूंगा। तो ये होती है क्लाउड फेडरेशन। इंटरकनेक्शन होता है हमारे पास डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ 2 और मोर क्लाउड प्रोवाइडर्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड प्रोवाइडर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का आपस में इंटरकनेक्शन होता है फॉर लोड बैलेंसिंग, कि मेरे पास अगर लोड ज़्यादा आ गया मैं उसको दे दूंगा, उसके पास ज़्यादा आ गया वो मुझे दे देगा। ये हमारे पास क्लाउड फेडरेशन होती है। जो प्रोवाइडर होता है ये बाय करता है सर्विसेज फ्रॉम द अदर प्रोवाइडर, यानी जो जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगा उसके पैसे देगा, बस ये बात है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिनेरियो बेस्ड है कि एक कंपनी है उसके अंदर 300 एम्प्लॉयज़ हैं और हमने रिस्क और थ्रेट्स को हैंडल करना है एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एसेट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, हार्डवेयर में क्या क्या है, सर्वर ये वो, मतलब एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे उन एसेट्स के लिहाज से कि क्या क्या हो सकती हैं। एम्प्लॉयज़ को कोई पैसा दे के, रिश्वत दे के उनसे काम निकलवा सकता है, हार्डवेयर को कोई हैक कर सकता है, मतलब इस तरह के हम डिफरेंट थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज देखेंगे। फिर परफॉर्म रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क असेसमेंट करेंगे हम कि कितनी प्रोबेबिलिटी है और बिजनेस इंपैक्ट उससे कितना आ रहा है, ठीक है, जो हमने टेबल देखा था टेम्पलेट वाला। फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है, कि हमारे पास जब हमने रिस्क असेसमेंट देख ली अब हम सिक्योरिटी के कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेंगे कि ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, इस तरह की चीज़ें। ये कॉन्सेप्ट लेना है, बुक वाली वर्डिंग ये नहीं है, मैंने खुद लिखी हुई है। कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अपडेट सिक्योरिटी पॉलिसीज, और उसके बाद हम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे और सिक्योरिटी पॉलिसीज को अपडेट करते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से लेना है, इसलिए मैं इसको याद नहीं कराऊंगा, आपने अपने अल्फाज में इसको लिखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेबल आता है कि टाइप ऑफ हैकर्स आपने मैच करने होते हैं कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस के साथ, अटैकर्स मैच करने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉन प्रिविलेज सर्विस कंज्यूमर है जो कि फुली अवेयर नहीं होता क्लाउड सिक्योरिटी मेजर्स के साथ, नॉन प्रिविलेज्ड है, यानी आपने उसको प्रिविलेज नहीं दी हुई और उसको नहीं पता कि हमारे पास क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं। तो ये अनोनिमस अटैकर है, यानी ये कोई रैंडम बंदा है, हमें नहीं पता, हमारा बंदा नहीं है। कैन इंटरप्ट एंड फॉरवर्ड द नेटवर्क ट्रैफिक इनसाइड क्लाउड, ट्रैफिक को इंटरप्ट कर सकता है और फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है, इंटरप्ट करके। तो ये मलिशियस सर्विस एजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास हमारी ट्रैफिक के असेस इसके पास है, मलिशियस सर्विस एजेंट। फिर है लेजिटिमेट क्लाउड कंज्यूमर, हमारा एक प्रॉपर कंज्यूमर है और लॉन्च करता है अटैक ऑन अदर क्लाउड कंज्यूमर। अब हमारे ही क्लाउड पे जो दूसरे कंज्यूमर थे उनके ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। ये ट्रस्टेड अटैकर है, हम इस पर ट्रस्ट कर रहे थे, हमने इसको लेजिटिमेट कंज्यूमर समझा था लेकिन ये कुछ और ही निकला। फिर है कैन बी करंट और प्रीवियस एम्प्लॉय, हमारा एक एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी में काम करता है और वो कोई गलत हरकत कर रहा है तो हम उसको मलिशियस इनसाइडर बोलते हैं, ठीक है। इनसाइडर हमारे पास वैसे अलग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और यहाँ पर भी अटैकर्स में भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो प्रीवियस एम्प्लॉय या करंट एम्प्लॉय होता है वो बेसिकली मलिशियस इनसाइडर होता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट डेफिनेशंस के साथ हमने इसको मैच करना है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास पेपर की नहीं है ये, लेकिन टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो पेपर में पूछी जाती हैं। क्लाउड सिमुलेशन एनवायरनमेंट एमुलेट्स अ वर्चुअलाइज्ड डाटा सेंटर एनवायरनमेंट, क्लाउड सिम बेसिकली एक सिमुलेटर है, ठीक है, एमुलेट करता है वर्चुअलाइज्ड डाटा सेंटर एनवायरनमेंट को। उसके बाद क्लाउडलेट एक वर्कलोड यूनिट होता है, बेसिकली उसको क्लाउडलेट बोलते हैं, और जो बीच का बंदा होता है कंज्यूमर और प्रोवाइडर के दरमियान उसको ब्रोकर बोलते हैं, जो आपस में इनकी डील कराता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनलिस्ट द रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स कंपोनेंट्स, हमारे पास हमने रन टाइम की कॉन्फ़िगरेशंस और पैरामीटर कंपोनेंट्स बताने हैं कि क्या क्या होते हैं। तो मतलब हमारे पास जो सैस कस्टमर है वो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता है। तो हमारे पास अ फ्यू कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कंट्रोल बाय सैस कस्टमर्स, दीज इंक्लूड, क्या क्या वो कर सकता है, यूजेज कॉस्ट कंट्रोल, जो वो यूजेज कॉस्ट कंट्रोल कर ले कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर ChatGPT लेता हूँ या क्लाउड लेता हूँ तो मैं देखूँ मैं ज़्यादा टोकन्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, मतलब इस तरह से मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करूँ। SLA मॉनिटरिंग, यानी जो मेरे साथ उसने बात की थी कि कितनी देर सिस्टम अप रहेगा वो रह भी रहा है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करूँ ताकि अगर वो डाउन हो तो मैं उससे पैसे अपने पूरे करूँ।
सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी मैं देख लूँ, ठीक है। ये हमारे पास रन टाइम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कुछ, जो कि SaaS कंज्यूमर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, उसके पास होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। उसके बाद है कि एक्सप्लेन इनएडिक्वेट डेटा डिलीशन। तो इसका कॉन्सेप्ट जस्ट आपने लेना है कि हमारे पास जब डाटा होता है क्लाउड पे रह जाता है और हम क्लाउड को छोड़ देते हैं तो हमें एक इनएडिक्वेट डेटा डिलीशन का खतरा होता है। कोई श्योरिटी कंफर्मेशन नहीं होती है हमारे पास कि डाटा जो डिलीट होगा वो रियली डिलीट किया गया है या नहीं और नॉन रिकवरेबल है या नहीं। ये हमारे पास किस वजह से होता है? लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ साइकिल ऑफ द डाटा, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में। दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीज विद द प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डाटा। ये किस वजह से होता है? ये प्रॉब्लम इंक्रीज भी हो जाती है, वैसे तो ये होता है इस वजह से, लेकिन ये इंक्रीज हो जाती है जब हमारे पास डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डाटा, कि हम किस किस कॉपी को चेक करेंगे वो डिलीट हुई है या नहीं। इट माइट नॉट पॉसिबल टू डिलीट अ वर्चुअल डिस्क कंप्लीटली बिकॉज सेवरल कंज्यूमर माइट बी शेयरिंग इट और डाटा ऑफ मल्टीपल यूजर रिजाइड ओवर द सेम डिस्क। तो हम वर्चुअल डिस्क को तो नहीं डिलीट कर सकते ना, क्योंकि उसके ऊपर और कंज्यूमर भी उसको इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी छोड़े। मैंने सारी डिटेल लिख दी है, अगर आप पढ़ना चाहें, इसलिए मैंने लिख दी थी कि इसमें से जो भी आपको याद रहेगा आप पेपर में लिख देंगे, ठीक है। ये तमाम बातें इसकी हैं जो हमारे पास इनएडिक्वेट डेटा डिलीशन है, तो ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट एनी टू क्लाउड कंप्यूटिंग डिज़ाइन मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिज़ाइन मैट्रिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्लाइड्स इसमें भरी हुई हैं, हमने कोई से 2 लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर भी सेफ जोन में रहते हुए 5 लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि अगर 5 भी लिखने को बोल दिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस है, फिर पोर्टेबिलिटी है, ठीक है, कि हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी पोर्टेबिलिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, रोबस्टनेस कैसा है। इसके अलावा जो भी आपके माइंड में आ रहा है, अवेलेबिलिटी उसमें है, अडोप्टेबिलिटी है, जो भी चीज़ें हैं, ये तमाम क्लाउड डिज़ाइन मैट्रिक्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं क्लाउड में, ठीक है। तो मैंने कोई से 5 यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग लैक्स इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड। इसके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक क्लाउड दूसरे का डाटा दूसरे पर नहीं चल पा रहा होता। राइट एनी 3 लिमिटेशन, इसकी वजह से कुछ 3 लिमिटेशंस आती हैं, वो हमने लिखनी है। तो मैंने 4 यहाँ पे लिखनी है जो बुक में गिवन है, आपने इनमें से 3 याद करनी है, ठीक है। एक ये है कि हमारे पास जो हाइपरवाइजर्स होते हैं, कॉमन हाइपरवाइजर्स, उसके दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है, इसलिए एक हाइपरवाइजर की चीज़ दूसरे पर नहीं चलती। गैप इन स्टैंडर्ड APIs फॉर मैनेजमेंट फंक्शन, जो API होती है उनके अंदर गैप होता है, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस। फिर है लैक ऑफ कॉमनली एग्रीड डाटा फॉर्मेट्स, जो डाटा फॉर्मेट्स होते हैं जो कॉमनली एग्रीड नहीं होते क्लाउड प्रोवाइडर्स के दरमियान में। और इशू विद मशीन टू मशीन इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ वेब सर्विसेज, जो वेब सर्विसेज हमारे पास हैं उनकी मशीन टू मशीन इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो नहीं होती, उसके इश्यूज आते हैं। तो ये 4 हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इनमें से आपने कोई सी 3 याद रखनी है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास है रिकमेंडेशंस फॉर डाटा गवर्नेंस बाय निस्ट। तो हमारे पास ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। हमारे पास डाटा असेस स्टैंडर्ड्स हमने देखने होते हैं कि डाटा सही तरह से असेस हो रहा है या नहीं। डाटा सेपरेशंस, एक यूज़र का डाटा दूसरे यूज़र से सेपरेट होना चाहिए। डाटा इंटेग्रिटी, डाटा चेंज नहीं होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। डाटा रेगुलेशन, डाटा की प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो होनी चाहिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं। डाटा डिस्पोजिशन, जब डाटा डिलीट हो प्रॉपर चीज़ तरीके से डिलीट हो, और डाटा की रिकवरी की अगर ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर तरीके से रिकवर हो। तो ये हमारे पास डाटा गवर्नेंस के रिकमेंडेशंस हैं, जो कि काम हमने सिद्रा को दिया था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास ये काम जो है ये सिद्रा का है, कि सिद्रा इन चीज़ों को याद करे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, S से सेपरेशन, I से इंटीग्रेशन, D से डिस्पोजिशन, R से रिकवरी, और A से हमारे पास असेस स्टैंडर्ड होता है, और R से हमारे पास एक और भी चीज़ होती है, ठीक है, इसलिए हम सिद्रा को सिद्रा बोल देते हैं। तो हमारे पास R से रेगुलेशन भी होती है, रेगुलेशन भी और रिकवरी भी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं डाटा गवर्नेंस बाय निस्ट। व्हाट आर द अकम्पलिशमेंट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे हैंडआउट से प्रॉपर नहीं समझ आई कि इसका क्या आंसर होगा, कि अकम्पलिशमेंट क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट हुई थी वो तमाम मैंने हैंडआउट से लिख दी हैं। कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी आई, ठीक है, जिसके अंदर RC4 स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको WEP बोलते हैं। फिर हमारे पास वाईफाई प्रोटेक्टेड असेट्स आई, तो इसके अंदर हमारे पास TKIP इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको टेम्पोरल की इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। ये एब्रीविएशंस तमाम MCQs में पूछी जाती हैं। फिर वाईफाई प्रोटेक्टेड असेट्स 2 आया हमारे पास, जिसके अंदर एडवांस इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड था और CCMP था, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर थी, ये इतना लंबा सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काउंटर मोड विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल, ये याद नहीं करें, बस CCMP आप याद कर लें, ठीक है। लेकिन MCQ के लिए आपने याद रखना है कि CCMP से क्या बनता है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। काउंटर मोड होता है यानी डाटा को चेंज किया जाता है, विद साइफर ब्लॉक चेनिंग,
उसको छुपाया भी जाता है, ठीक है, सबको नजर ना आए। चेनिंग मैसेज, आपस में मैसेज अटैच किए जाते हैं। ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल, जो जिसको हमने देना होता है उसकी हम ऑथेंटिकेशन भी करते हैं। तो ये हमारे पास आपने याद रखने फॉर एमसीक्यू एब्रीविएशन। उसके अलावा आपने अकम्पलिशमेंट इन वेब वायरलेस प्रोटोकॉल्स आपने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट आर द थ्रेट्स फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रेट क्या होते हैं? तो अगर आप देखें हमारे पास कोई वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, असेसमेंट सबको अवेलेबल है, तो जाहिर बात है हमारे पास जो थ्रेट होंगे उसमें क्या होगा, पैकेट्स कैन बी इजीली ईवसड्रॉप्ड एंड रिकॉर्डेड। जो भी हमारे पास पैकेट होंगे उसको कोई भी ईवसड्रॉप कर लेगा, बीच में पढ़ लेगा और रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास। ट्रैफिक कैन बी मॉडिफाइड एंड रीट्रांसमिटेड मोर इजीली एज कम्पेयर टू वायर नेटवर्क। जो हमारे पास ट्रैफिक होती है वो ज़्यादा आसानी से मॉडिफाई की जा सकती है। यानी यहाँ पर वही बातें हैं कि ट्रैफिक ईवसड्रॉपिंग और मिलिशियस इंटरमीडियरी हो सकता है, जो हमारे पास पहले प्राइवेसी जो इश्यूज आए थे, जो हमने देखा था कि हमारे पास इंक्रिप्शन काउंटर कर रही थी, ठीक है। और तीसरा है प्रोन टू डॉस अटैक्स एट असेस पॉइंट। जो हमारे पास असेस पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आएंगे तो हमने किससे रब्ता करना है, आईएसपी से रब्ता करना है, और उसके 3 हमने रेमेडीज बतानी होती हैं, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। आईएसपी से पूछते हैं डाउनग्रेडेड परफॉर्मेंस क्यों आ गई है, और वो थ्रॉटल कर लेता है मलिशियस ट्रैफिक को। और तीसरा ये कि डॉस डिटेक्शन टूल्स की वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये तमाम बातें आपने याद रखनी फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने लाइन यहाँ पर इसलिए लगाई है कि ये यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो वाले हैं जो करंट पेपर्स में अभी तक आ चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा जोर देना है और तमाम चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने वो मेंशन किए हैं जो पिछले 2-3 सालों में पेपर्स में आए हैं और इम्पोर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्स, जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं अगर आप 4/4 GPA स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। अगर 4/4 GPA के रास्ते की तरफ आपने जाना है तो आपको या तो दुआ करनी पड़ेगी कि यहाँ तक जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वही आपके आ जाएं, या फिर दुआ के साथ साथ थोड़ा सा अमल भी करना पड़ेगा, ऊँट की रस्सी बांधनी भी पड़ेगी। तो ऊँट की रस्सी बांधते हैं और आगे चलते हैं। सर्विस क्वालिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं हमने बताने हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 मैट्रिक्स हैं, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और रेजिलियंसी। अच्छा, इन क्वेश्चंस के मैं ज़्यादा निमोनिक्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर आप लोग देखेंगे ही नहीं कि वीडियो तो इतनी लेंथी है, हम क्यों देखें। लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपने खुद से इनको प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको ये सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। सर्विस रिलायबिलिटी मैट्रिक्स कैन बी अप्लाइड ओवर 3 फेजेस। जो हमारे पास सर्विस रेजिलियंसी का मैट्रिक्स है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैट्रिक्स भी हमसे पूछे जाते हैं और ये किन किन फेजेस पे अप्लाई हो सकता है ये भी पूछा जाता है। तो ये 3 फेजेस हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डिज़ाइन फेज़, फिर है ऑपरेशनल फेज़ और फिर है रिकवरी फेज़। इन 3 जगह पर ये रेजिलियंसी मैट्रिक्स अप्लाई किया जाता है। 2 कॉमन मैट्रिक्स रिलेटेड टू मेजरिंग रेजिलियंसी, ये हमारे पास है मीन टाइम टू स्विच ओवर, यानी स्विच ओवर में कितना टाइम लग रहा है, और मीन टाइम टू सिस्टम रिकवरी, यानी सिस्टम को रिकवर होने में कितना टाइम लग रहा है। एक तो जब हमारे पास रेजिलियंसी में सिस्टम फेल हुआ तो हमने दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट करना है, तो दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होना है, स्विच ओवर होना है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, और मीन टाइम स्विच सिस्टम रिकवर होने में कितना मीन टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन मैट्रिक्स हैं फॉर द रेजिलियंसी। उसके बाद है देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शंस, हमने बतानी है। एक सिमेट्रिक होती है और एक एसिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक में हमारे पास सिंगल की होती है, ठीक है, और बहुत ही आसान चीज़ होती है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। जैसे मुझे कोई डाटा लेना है, मैं आप अपनी पब्लिक की पब्लिकली सबके साथ शेयर कर दूंगा कि जिसने भी मुझे डाटा भेजना है इस पब्लिक की पे भेजे। तो जो भी डाटा भेजेगा वो उस पब्लिक की के ऊपर डाटा भेजेगा। अब उस पब्लिक की के साथ एसोसिएटेड एक प्राइवेट की होगी, तो उस पब्लिक की प्राइवेट की जिसके पास है ना, सिर्फ वो उस डाटा को रीड कर सकता है और वो मेरे पास होगी। तो मैं वो प्राइवेट की शो करूंगा और वो जो मेरा डाटा है वो मैं रीड कर लूँगा। दिस इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंडेबल मेथड 2। हमारे पास एक डिपेंडेबल मेथड है, क्या क्या काम करता है PKI, तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। मैनेज क्लाउड कंज्यूमर एंड क्लाउड प्रोवाइडर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, इनकी जो आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन है उनको मैनेज करता है। और डिफेंडिंग अगेंस्ट मिलिशियस इंटरमीडियरी एंड इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन थ्रेट्स हमारे पास हर जगह पे यही आ रहे होते हैं, मिलिशियस इंटरमीडियरी और इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन के थ्रेट्स को ये डिफेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 काम हैं जो कि PKI परफॉर्म करता है। उसके बाद है आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। हमने इसके 4 कंपोनेंट्स बताने हैं। तो हमारे पास है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, यूज़र मैनेजमेंट और क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। हम ऑथेंटिकेशन करते हैं कि जो यूज़र है क्या वही है, फिर ऑथराइजेशन करते हैं कि उसको किस किस चीज़ की ऑथराइजेशन है। यूज़र तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया,
क्या क्या चीज़ उसको हम ऑथराइज़ करेंगे। फिर यूज़र मैनेजमेंट हमने करनी होती है, कौन कौन से यूज़र हैं, क्या क्या उनकी ऑथेंटिकेशन करनी है, ऑथराइजेशन, तमाम उनका डाटा मैनेज करना है। और क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, जो पासवर्ड वगैरह हमने रखने हैं, उनके सिक्योरिटी के मेजर्स करने हैं। वो चार चीज़ें हमारे पास आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट आती है, यानी हमने आइडेंटिटी भी आइडेंटिफाई करनी होती है और एसेस भी देखनी होती है कि ऑथराइजेशन हमारे पास उनको कितनी देनी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी से रिलेटेड हम ऑथेंटिकेशन और यूज़र मैनेजमेंट करते हैं, और एसेस से रिलेटेड हम ऑथराइजेशन और क्रेडेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ टेम्पलेट ऑफ DRP कैन कंटेन द डैश। हमारे पास जो डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। इसके टेम्पलेट में हमारे पास प्लान का ओवरव्यू होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स कवर्ड, रिस्क एनालिसिस और मिटिगेशन टेक्निक्स। यानी डिजास्टर रिकवरी में हम देखेंगे हमारा प्लान क्या होगा, उसका ओवरव्यू क्या है, फिर उसके क्या क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर कौन कौन से इवेंट डिजास्टर के हमने उसमें कवर करने हैं, उन इवेंट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं उसके एनालिसिस करने हैं, और उन रिस्क को ख़त्म करने की हमने मिटिगेशन टेक्निक्स करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास डिजास्टर रिकवरी प्लान में इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर शुड नो द IT रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग डिप्लॉयड ओवर द क्लाउड। जो भी मैं क्लाउड पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूँ मुझे उसकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर शुड बी नोन। तो क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि मुझे पता होनी चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। हाई एंड लो डिमांड पीरियड्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, यानी हाई एंड लो डिमांड पीरियड्स क्या हैं, ठीक है, उसके टाइम के लिहाज से। ठीक है, कि हाई डिमांड का क्या पीरियड है और लो डिमांड का क्या पीरियड है, हाई डिमांड में कितनी यूज़ होती है और लो डिमांड में कितनी देर यूज़ होती है। फिर है एवरेज साइमल्टेनियस यूज़र, एक टाइम पे कितने यूज़र आते हैं। डिस्क स्टोरेज रिक्वायरमेंट, डिस्क स्टोरेज की कितनी ज़रूरत है। डेटाबेस एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, डेटाबेस और एप्लीकेशन की मुझे कितनी नीड पड़ेगी, कितना बैकअप मुझे चाहिए। रैम यूजेज कितनी चाहिए उसको। बैंडविड्थ कंजम्पशन बाय द एप्लीकेशन, बैंडविड्थ कितनी चाहिए। एनी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाटा कैशिंग, और डाटा कैशिंग से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुझे अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जो मैंने क्लाउड पर डिप्लॉय करनी है। फिर है आइडेंटिफाई IT गवर्नेंस इशूज़। IT गवर्नेंस के क्या इशूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला इशू होता है अलाइन का। ठीक है, कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कैसे अलाइन करेंगे क्लाउड सोल्यूशन को कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। दूसरा होता है कंट्रोल्स का IT में, कि हम कैसे कंट्रोल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो क्लाउड और उसके बाहर नीडेड हैं उस एप्लीकेशंस को असेस करने के लिए। फिर हमारे पास असेस कंट्रोल की पॉलिसीज़ हमने डिस्क्राइब करनी होती हैं कि जो से यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशन को कितना असेस करेंगे। उसके बाद है कि हमारे पास जो एरर लॉगिंग है उसका हमने करना होता है सिस्टम। डिस्क्राइब हाउ द क्लाउड प्रोवाइडर लॉग्स द एरर एंड सिस्टम इवेंट्स एंड हाउ टू असेस द लॉग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो चार चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक तो हमने बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना होता है, दूसरा हमने एप्लीकेशन को चलाने के कंट्रोल देने होते हैं, तीसरा हमने यूज़र्स के लिए असेस कंट्रोल पॉलिसीज बनानी होती हैं, और चौथा हमने लॉग करने होते हैं एरर्स, और फिर उसके बाद उन एरर को लॉग को असेस भी करना होता है, उसके मैकेनिज्म भी बनाने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिसोर्स शेड्यूलिंग is the allocation of IT resources for execution of processing request of the user। resource scheduling एक allocation होती है IT resources की execution of processing request by of the user, जो users की request है उनको execute करने के लिए। there are two main steps, दो steps इसके अंदर होते हैं। ये दो steps क्या हैं, पहले हम रिसोर्स की प्रोविजनिंग करते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, और फिर रिसोर्स की शेड्यूलिंग करते हैं। तो ये दो स्टेप्स हमारे पास फॉलो होते हैं रिसोर्स शेड्यूलिंग में। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव रिसोर्स शेड्यूलिंग रिड्यूसेस। क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करता है अगर इफेक्टिव रिसोर्स शेड्यूलिंग होगी। ये एग्जीक्यूशन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करता है, और एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। यानी कॉस्ट कितनी उसके अंदर लग रही है, टाइम कितना लग रहा है, और एनर्जी कंजम्पशन उसके अंदर कितनी लग रही है, इन तमाम चीज़ों को रिड्यूस करता है रिसोर्स शेड्यूलिंग। फिर है द सिस्टम रिक्वायरमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर हमारे पास है SDN, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है ना, इसका मकसद ये होता है कि पहले हमारे पास जो नॉर्मल एक राउटर होता था, या हमारे पास जो राउटिंग टेबल बनाते थे, तो उसमें ना दोनों चीज़ें एक ही बंदे ने करनी है, एक ही चीज़ ने करनी है, एक ही हार्डवेयर ने करनी है, स्विच ने करनी है। ठीक है, उसने ये राउटिंग भी करनी होती है जिसको हम कंट्रोल प्लेन कहते हैं, कि कहाँ पर डाटा जाएगा, और डाटा प्लेन भी उसने करना होता है। ठीक है, कि डाटा को उसने ट्रैवल अपने अंदर करना होता था, यानी किस रास्ते पर जाना है और क्या लेकर जाना है, दोनों चीज़ें उसने करनी होती थी। SDN ने क्या किया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बना दिया। उसने बोला कि स्विचेस बस डाटा का वाला काम करें, कंट्रोल वाला काम सॉफ्टवेयर देख लेगा। तो इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चीज़ पर, उसी चीज़ पर बेस्ड हैं
कि सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड डाटा प्लेन्स, डाटा और कंट्रोल प्लेन्स को ये सेपरेट करता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन, अब कंट्रोल प्लेन सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया तो इसकी सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, आपने उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाती हैं। प्रोग्रामेबल कंट्रोल प्लेन, प्रोग्रामेबल होता है, आप इसके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड एपीआईज, एपीआई स्टैंडर्डाइज हैं, तमाम लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग कंसिस्ट ऑफ 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताने हैं। तो हमारे पास इनपुट मॉड्यूल होता है सबसे पहले, कि जो कंट्रोलर है उसने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है फ्रॉम द प्लेयर। फिर गेमिंग लॉजिक मॉड्यूल होता है कि गेम एक चीज़ होगी, बंदा मारेंगे तो क्या होगा, मुझे चोट लगेगी, मेरी लेवल एनर्जी लेवल कितना कम होगा, तो ये गेम लॉजिक मॉड्यूल होता है। नेटवर्किंग मॉड्यूल होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पबजी खेल रहा हूँ तो ऑनलाइन जो गेम ने चलना है, हाउ अवतार्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, दूसरा बंदा मुझे नजर आ रहा है और राइट पे देखो बंदा आ रहा है, उसको गोली मारो, ये हमारे पास नेटवर्किंग मॉड्यूल होता है। रेंडरिंग मॉड्यूल, यानी जो मुझे गेम शो होगी प्रॉपर रेंडर होके, फॉर्मुलेट द गेम वीडियो एंड प्रेजेंट इनटू द प्लेयर्स, ये हमारे पास रेंडरिंग मॉड्यूल होता है। तो ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास गेमिंग के, जो 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इन दोनों का डिफरेंस हमने बताना है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसके अंदर क्लाउड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। जबकि मोबाइल कंप्यूटिंग जो होता है इसके अंदर हमारे पास क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती हैं ये मोबाइल डिवाइसेस पर प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इश्यूज से डील करी होती हैं। यानी इनका कंसर्न कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी का होता है, इनका कंसर्न जो होता है हमारे पास इन चीज़ों का होता है, ठीक है। और इनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, वेरियस प्रोवाइड वेरियस क्लाउड सर्विसेज, जिनके ऊपर ये वर्क कर रहा होता है, ये वर्क कर रहा होता है इन चीज़ों को काम ठीक करने के लिए, ठीक है। क्लाउड जो कंपनीज होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग डील्स विद यूजर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ सिंगल यूजर टू इंटरप्राइज लेवल, यानी इसके अंदर हमारे पास इंटरप्राइज लेवल को भी हम डील करते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल यूजर होते हैं। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग आर मोर सर्च बाय द इंडिविजुअल यूजर फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग पर्पसेज, अपने इस्तेमाल, पर्सनल इस्तेमाल के लिए होते हैं। फिर है मल्टीपल मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके मॉडल्स हमारे पास प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो इसके मॉडल्स हैं वो क्या है कि या तो हम क्लाउड पर सेटअप कर लें, या क्लाउडलेट्स को यूज़ कर लें, या फिर एडहॉक बेसिस, यानी आपस में भाईचारे के साथ, मेरा मोबाइल सर्विस आप यूज़ कर लो, आपकी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, जो फ्री वेला बैठे उसकी सारे मिलके कर लेते हैं। तो ये 3 इसके अंदर हमारे पास इंप्लीमेंटेशन होती हैं। कैपेबल एंड रिसोर्स रिच मोबाइल डिवाइसेस शेयरिंग अ कॉमन लोकेशन ऑन मैप, जो कॉमन लोकेशन मैप पे शेयर करेंगे उसके अंदर एडहॉक बेसिस होती हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर बिग डाटा प्रोसेसिंग। बिग डाटा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास पॉपुलर प्लेटफॉर्म 2 हैं, एक हडूप है और एक स्पार्क है। हडूप में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ज़्यादा डाटा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसकी फिर पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, और साथ में हमारे पास एक मैप रिड्यूस का इसका कंपोनेंट होता है जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। स्पार्क जो होता है ज़्यादातर मशीन लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, बस इनके नाम याद रखें, आपके लिए इनफ है। उसके बाद है देयर आर 3 पॉपुलर मॉडल्स फॉर बिग डाटा। बिग डाटा को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 पॉपुलर मॉडल हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटेड मैप रिड्यूस, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, जो कि हडूप ने इसको पॉपुलराइज किया था। हडूप का ये कंपोनेंट है मैप रिड्यूस। फिर हमारे पास है नो एसक्यूएल मॉडल, जहाँ पे कोई एसक्यूएल नहीं है, नॉन रिलेशनल नॉन टेबुलर स्टोरेज, जहाँ पे कोई टेबल शेबल नहीं बने हुए, इसलिए एसक्यूएल भी नहीं चलती। एसक्यूएल RDBMS मॉडल फॉर रिलेशनल टेबुलर स्टोरेज, उसके अलावा यहाँ पे टेबल शेबल बनाए हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके ऊपर एसक्यूएल चल जाती है। तो ये 3 तरह से हम बिग डाटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। एक है मैप रिड्यूस, एक है नॉन टेबुलर और एक है टेबुलर। उसके बाद हमारे पास फॉलोइंग आर द की एरियाज फॉर मोबाइल क्लाउड सिक्योरिटी। मोबाइल क्लाउड सिक्योरिटी के 3 की एरिया हैं जो हमने देखने होते हैं। एक है मोबाइल डिवाइस देमसेल्व्स, ठीक है, उनको लोग अटैक ना कर दें। फिर मोबाइल नेटवर्क रिलेटेड टू वायरलेस सिक्योरिटी, और फिर है वर्नरेबिलिटीज इन मोबाइल क्लाउड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की अपनी वर्नरेबिलिटीज हैं। ये 3 चीज़ें हमने मोबाइल क्लाउड सिक्योरिटी में देखनी होती हैं। उसके बाद है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन इशूज़। हमारे पास जो कम्युनिकेशन के इसके मसाइल हैं वो क्या क्या हैं। लो बैंडविड्थ होती है, अवेलेबिलिटी और हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी से मुराद के कि मेरे पास आईफोन है, आपके पास सैमसंग S13 अल्ट्रा है, किसी और के पास इन्फिनिक्स है, तो हर किसी के लिहाज से क्लाउड कंप्यूटिंग को चलाना, फिर अवेलेबिलिटी रखना, कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, शहर में, गांव में, दफ्तर में, हर जगह पे, हर बस्ती में अवेलेबिलिटी करनी होती है। लो बैंडविड्थ का मसला होता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती हमारे पास, जो मतलब अब यूज़र्स हैं उनको तो नहीं हम कह सकते ना कि अपनी बैंडविड्थ की क्वालिटी अच्छी करो। तो ये 3 मसले आते हैं हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की कम्युनिकेशन में। उसके बाद है देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल ऑफलोडिंग। कंप्यूटेशन जो हमने ऑफलोड करनी है मोबाइल से, तो उसके 2 तरीके हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक हम पहले ही कर लें और डायनेमिक हम एप्लीकेशन रन करते हुए कर लें, ये 2 तरीक़ाकार हैं। हार्डन वर्चुअल सर्वर इमेजेस। वर्चुअल सर्वर इमेजेस को जब हम हार्डन करते हैं तो इसका मतलब हम सख्ती लेके आते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करते हैं और
अननेसेसरी एक्सेस को ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रिमूव कर दिए जाएंगे, अननेसेसरी पोर्ट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, रूट एक्सेस खत्म कर दिया जाएगा, गेस्ट लोनिंग खत्म कर दिया जाएगा, टेम्पलेट्स को ज़्यादा स्कोर बना दिया जाएगा और नॉन हार्डवेयर सर्वर इमेज टेम्पलेट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्लाउड रिलायबिलिटी को। वो कौन कौन से हैं? हमारे पास एक नेटवर्क डिपेंडेंस है, नेटवर्क के ऊपर ये डिपेंड होता है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। और सेफ्टी क्रिटिकल प्रोसेसिंग, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर सेफ्टी क्रिटिकल होती है, उनको हम क्लाउड के ऊपर नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाउड रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद है ट्रस्ट की दो टाइप्स, हार्डवेयर ट्रस्ट एंड सॉफ्टवेयर ट्रस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास इससे भी कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हमारे पास यहाँ तक, मतलब जो पहली डैश आई थी उस तक वो वाले हैं जो अभी पेपर में आ रहे हैं, उसके बाद वो वाले हैं जो पिछले 1-2 साल में आ रहे थे, और उसके बाद अब वो क्वेश्चन आएंगे जो उससे पिछले सालों में आ रहे थे, ठीक है। तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, ये यूज़ करते हैं कनेक्ट क्लस्टर्ड आईटी रिसोर्सेज फॉर डैश। किन ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं रिसोर्स क्लस्टर में? ये वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, टास्क शेड्यूलिंग के लिए होते हैं, डाटा शेयरिंग के लिए होते हैं और सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन के लिए होते हैं। ये 4 चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिगर है, इसके अंदर ये चीज़ें मिसिंग होगी, आपने बताना होगा। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास एक रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है और यहाँ पर हमारे पास रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, यानी मैं कहीं पे भी इसको बैठ के इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है जो एडमिन कंपनी के अंदर बैठा होगा, वो नेटिव VIM कंसोल से डायरेक्टली इसको असेस कर लेगा। लेकिन जो बाहर है यूज़र है, वो यूजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल के ज़रिए से पहले रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में उसको असेस करेगा और फिर VIM पे आएगा। तो ये हमारे पास फिगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स पूल कैन बी डिवाइडेड इनटू सिबलिंग पूल्स और नेस्टेड पूल। सिबलिंग पूल वो होते हैं जिसके अंदर हेटेरोजेनस डिफरेंट तरह की रिसोर्सेज होती हैं और ये आइसोलेटेड पूल्स होते हैं। नेस्टेड पूल्स एक बड़े पूल को छोटे पूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। होमोजीनियस किस्म की इसके अंदर डिवाइसेज होती हैं। फिर है क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर, इंप्लीमेंटेशन है फेल ओवर सिस्टम का अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड्स। तो ये क्या चीज़ें इंक्रीज करता है? ये परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी इंक्रीज करता है, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है और लोड बैलेंसिंग को इंक्रीज करता है। तो ये वही टर्म्स हैं, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, लोड बैलेंसिंग। ये क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर इनको इंक्रीज करता है। बेयर मेटल प्रोविजनिंग के क्या स्टेप है? अगर हमने बेयर मेटल प्रोविजनिंग करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम एक सेल्फ सर्विस पोर्टल के साथ कनेक्ट होंगे। वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सर्वर शो हो रहे होंगे, हम उनमें से एक सर्वर को चूज़ करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे कि क्या हमें इंस्टॉल करवाना है। और फिर उसके बाद हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा और उसके बाद हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, कंज्यूमर स्टार्ट कर देगा यूज़ करना प्रोविजन सर्वर को। तो यही चीज़ें हैं इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे मेरे पास सेल्फ सर्विस पोर्टल होगा, उसके अंदर डिफरेंट सर्वर शो हो रहे होंगे, उनमें से एक सर्वर को सिलेक्ट करूँगा, एक सर्वर को सिलेक्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूँगा, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम उसको इंस्टॉल करेगा और फिर मैं उस सर्विस को इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। उसके बाद है कि रैपिड प्रोविजन आर्किटेक्चर जो है उसका जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मॉड्यूल है वो किस चीज़ से कंप्लीमेंट होता है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीमेंट होता है। एक तो हमारे पास सर्वर टेम्पलेट्स होने चाहिए, दूसरा सर्वर की इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट से मुराद पहले सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एप्लीकेशन बनी बनाई पड़ी हुई हैं, इमेजेस पड़ी हुई हैं बेयर मेटल प्रोविजनिंग के लिए कि हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है इजीली कर लें। एप्लीकेशन एंड पास पैकेजेस, जो एप्लीकेशंस हैं उनके पैकेजेस ऑलरेडी पड़े होने चाहिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के पैकेजेस ऑलरेडी पड़े होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन बेस लाइन्स, जो बेस लाइन्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँ तो उसके अंदर VLC भी इंस्टॉल हो जाए, उसके अंदर क्रोम भी इंस्टॉल हो जाए, तो ये बेस लाइन्स हैं जो हम रखते हैं। कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट्स एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल्स फॉर स्मूथ प्रोसीजर्स, और कस्टमाइज्ड स्क्रिप्ट्स और मैनेजमेंट मॉड्यूल्स भी रखते हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड करके कंज्यूमर की चाहत के लिहाज से। उसके बाद है हाउ कैन वी अवॉइड डाटा डुप्लीकेशन यूजिंग हैशिंग। हैशिंग से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास जो भी डाटा पड़ा होता है वो हैशिंग के लिहाज से पड़ा होता है। अब जो कि नया डाटा होता है उसके ऊपर हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कोलिजन आ जाए, यानी वो पहले पिछले डाटा से मैच कर रहा हो, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोलिजन ना आए, कोई नया डाटा हमारे पास आया है, नई फिगर आई है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं, न्यू ब्लॉक सेव आफ्टर द हैश को चेक, और फिर बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस में भी ये अप्लाई किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है, आपने अपने अल्फाज में लिख देना है अगर क्वेश्चन आता है। अब ब्रोकर में ऑल्सो प्रोवाइड, ब्रोकर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है कंज्यूमर को? तो ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के लिए। एक तो API GUI प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को ताकि वो क्लाउड रिसोर्सेज को हैंडल कर ले। फिर इंक्रिप्शन और डाटा ट्रांसफ़र और मैनेजमेंट असिस्टेंस, जो भी इंक्रिप्शन है, सिक्योरिटी है, डाटा ट्रांसफ़र और मैनेजमेंट की जो भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है। और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है कि जो आपने क्लाउड सर्विस ली है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपने कैसी करनी है, इंप्रूव द यूज़ एंड बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड, मैक्सिमम आपने कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उसके
यूज़ को कैसे इंप्रूव करना है, बेनिफिट्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो तीन चीज़ें ये प्रोवाइड करता है जो ब्रोकर होता है। एक उसको इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो सोर्सेज को मैनेज कर ले, दूसरा उसको इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की चीज़ें प्रोवाइड करता है, और तीसरा वो उसको एडवाइजरी यानी उसको बताता है, गाइड करता है कि आप कैसे यूज़ करोगे, इम्प्रूव करोगे यूज़ को एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। उसके बाद है हमारे पास टू बेसिक आईटी रिसोर्सेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में दो ही हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक वर्चुअल मशीन्स और दूसरा क्लाउड सर्विस, क्लाउड स्टोरेज। ये दो चीज़ें हैं जो होती हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बना देती हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स और क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद है द इम्प्लीमेंटेशन मीडियम फॉर सास इंक्लूड। जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मीडियम्स हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के, वो हमारे पास है मोबाइल एप्लीकेशंस, रेस्ट सर्विस जिसको रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र सर्विस बोला जाता है, और वेब सर्विस। इन तीन तरीकों से हम सास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर असेसेस द वीएम थ्रू अ रिमोट टर्मिनल एप्लीकेशन। द वीएम हैज़ टू हैव एन ओएस इंस्टॉल्ड। यानी एक कंज्यूमर है, अगर उसने किसी वीएम को असेस करना है घर बैठे हुए रिमोट टर्मिनल से, तो विंडो पे हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट होना चाहिए ताकि वो वीएम को इंस्टॉल कर ले, और मैक और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास SSH क्लाइंट जो सिक्योर शेल का क्लाइंट है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रिमोट असेस करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी। विंडोज़ में हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट और मैक से लिनक्स में हमारे पास SSH क्लाइंट। क्लाउड स्टोरेज डाटा जो होता है ये हैंडल और रेंडर किया जाता है किस तरह से, नेटवर्क फाइल सिस्टम के ज़रिए से हम क्लाउड स्टोरेज को हैंडल करते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो हमने मिड में पढ़ा था उसके ज़रिए से कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है जो कि एसेस की जाती है वेब बेस्ड इंटरफेस के ज़रिए से। इन तीन तरीकों से हम क्लाउड स्टोरेज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर काम ये अपने बेटे को दे दिया जाता है जिसको हम कहते हैं सन, SON, ठीक है। और SON में S से बनता है हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क, O से बनता है हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, और N से बनता है हमारे पास नेटवर्क्ड फाइल सिस्टम। उसके बाद है पास कंज्यूमर रिसीव्स द फॉलोइंग। पास कंज्यूमर को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए अपने एप्लीकेशंस बनाने के लिए, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज होती हैं, क्लास लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, API डेटाबेसेस और क्लाउड एमुलेशन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसको हमने देनी होती हैं, लाइब्रेरीज सॉफ्टवेयर की, क्लास की लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स उसको देने होते हैं, ठीक है, जो उसने मतलब लाइब्रेरी से मिलती जुलती चीज़ है, फ्रेमवर्क्स जो उसने इस्तेमाल करने हैं, एप्लीकेशन इंटरफेसेस उसको दिए जाते हैं, डेटाबेसेस उसको प्रोवाइड की जाती हैं, और क्लाउड एमुलेशन एनवायरनमेंट दिया जाता है कि एप्लीकेशन को बना के सिमुलेट करके चेक कर ले कि सही बनाई भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पास कंज्यूमर रिसीव करता है। उसके बाद हमारे पास प्रोवाइडर आर ऑफ टू टाइप्स। तो हमारे पास दो तरह के क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, एक वो हैं जो कंजूस से हैं, एक्स्ट्रा आइडल सोर्सेज जो हमारे पास खुले हैं, ठीक है, गनी हैं, सखी हैं, कि एक्स्ट्रा आइडल सोर्सेज देते हैं वो, ठीक है। और दूसरे हैं रिसोर्स शॉर्टेज वाले जो ज़्यादा कमी है उनके पास रिसोर्सेज की। तो ये दो तरह के हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस कॉस्ट मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन टाइप ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक हमारे पास अपफ्रंट कॉस्ट होती है कि हमारे पास जो हमने क्लाउड के ऊपर जाने के लिए अपफ्रंट कॉस्ट देनी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। और ऑन गोइंग कॉस्ट होती हैं जो हमारे पास रनिंग कॉस्ट होती हैं कि बाद में हमने मैनेजमेंट करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। ये तमाम हमारे पास कॉस्ट होती हैं। दो इनकी मेन कैटेगरीज हैं, अपफ्रंट कॉस्ट और ऑन गोइंग कॉस्ट। इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट होती हैं जिनको स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि शुरू में मुझे एक कैपिटल लगाना पड़ेगा क्लाउड पे जाने के लिए। संक कॉस्ट, क्लाउड पे जाने से पहले मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, अब आप कह रहे क्लाउड पे जाओ, तो इससे पहले जो मैंने कंपनी बनाई वो तमाम ज़ाया हो जाएगी, वो होंगी संक कॉस्ट, डूब गई। इंटीग्रेशन कॉस्ट, जो क्लाउड पे मैंने इंटीग्रेशन करनी है डिफरेंट चीज़ों की, उसकी जो कॉस्ट है। लॉग्ड इन कॉस्ट, अगर मैं एक क्लाउड वेंडर के साथ स्टिक हो जाता हूँ तो ये मेरे पास लॉग्ड इन कॉस्ट होती है कि अब मैं कहीं और नहीं जा पा रहा और वो अपनी मर्जी के मुझसे पैसे लिए जा रहा है। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आपको याद कराया था DSP के नाम से कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट है सब्जी फ्रूट की वो DSP ने मेंटेन करनी है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोविजनिंग एंड डीकमिशनिंग। उसके बाद हमारे पास है द कॉस्ट टेम्पलेट्स यूज बाय प्रोवाइडर्स डिपेंड अपॉन। जो हमारे पास कॉस्ट टेम्पलेट्स हैं जो प्रोवाइडर्स ने यूज़ करनी है वो मार्केट कंपटीशन पे डिपेंड करती हैं कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है। ओवरऑल अकर ड्यूरिंग द डिज़ाइन में क्या ओवरहेड हुआ था, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस। ओवरहेड से मुराद जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैसे लगे थे। और कॉस्ट रिडक्शन कंसिडरेशन थ्रू इंक्रीज शेयरिंग ऑफ IT रिसोर्सेज। और दूसरा ये कि उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन करनी है शेयरिंग बढ़ा के, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, कॉस्ट टेम्पलेट्स हैं जो प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट कंपटीशंस, ओवरहेड और कॉस्ट रिडक्शन थ्रू शेयर्ड रिसोर्सेज। उसके बाद है प्राइसिंग मॉडल फॉर क्लाउड सर्विसेज कैन बी कंपोज्ड ऑफ। प्राइसिंग मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो कॉस्ट मैट्रिक्स होंगे, ठीक है,
दूसरा फिक्स्ड और वेरिएबल रेट्स होंगे कि क्या क्या रेट हैं चीज़ों के, उनकी डेफिनेशन कर दी जाएगी। डिस्काउंट ऑफरिंग, डिस्काउंट जिसको दिया जा रहा है। कॉस्ट कस्टमाइजेशन के फॉर एग्जांपल एक 10 GB का पैकेज लग रहा है सिम पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 12 GB का लगाऊँ, तो कस्टमाइज्ड भी पैकेजेस होंगे, कॉस्ट कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। नेगोशिएशन बाय द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर नेगोशिएशन जो भी करेंगे कि सस्ता कर दो यार, थोड़ा सा डिस्काउंट मार दो। पेमेंट ऑप्शंस क्या होंगी, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास प्राइसिंग मॉडल में इंक्लूड होती हैं। ट्रस्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑफ टू टाइप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास जो ट्रस्ट होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है, परसिस्टेंट ट्रस्ट और डायनेमिक ट्रस्ट। और जो जनरल ट्रस्ट होता है वो हमारे पास हार्ड ट्रस्ट और सॉफ्टवेयर ट्रस्ट होता है। उसके बाद है वर्चुअलाइजेशन की सिक्योरिटी के अंदर मेन कंसर्न क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, गेस्ट ओएस को हमने आइसोलेट करना है, उसको मॉनिटर करना है, और मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ओएस इमेजेस एंड स्नैपशॉट, जो भी ओएस और की इमेजेस और स्नैपशॉट है उनको हमने मेंटेनेंस करना है। उसके बाद है रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू थ्रेट लेवल और नंबर ऑफ पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज। रिस्क किस तरह मेजर किया जाता है, थ्रेट लेवल से और पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज से, दो चीज़ों से हमारे पास रिस्क मेजर होता है। इकोनॉमिक रिस्क जो होते हैं हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग से एसोसिएटेड, वो क्या क्या होते हैं, SLA एवेल्युएशन, पोर्टेबिलिटी ऑफ वर्कलोड्स, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर्स और डिजास्टर रिकवरी। ये डिफरेंट हमारे पास हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक रिस्क। SLA एवेल्युएट अगर हमने करना हो तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी वर्कलोड अगर हमने रखनी हो तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स लगेगी। इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर्स होनी चाहिए ताकि एक के ऊपर हम लॉक इन ना हो जाएं, और डिजास्टर रिकवरी की प्लानिंग भी करनी होगी, उसके अंदर भी कुछ पैसा लगेगा। तो चार चीज़ें हैं हमारे पास जो इकोनॉमिक रिस्क हैं। उसके बाद पॉसिबल अप्रोचेस टू सॉल्व द प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज इन क्लाउड। हमारे पास मेन डायमेंशंस तीन है उसमें। एक तो ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को इंक्लूड किया जाए, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल कंपनी गवर्नेंस आए, और तीसरा है यूज़ ऑफ वेरियस सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज। इनका इस्तेमाल करें, इनकी हेल्प लें और इन चीज़ों को ख़त्म करें। उसके बाद है देर आर वेरियस मॉडल्स फॉर सेटिंग अप क्लाउड मोबाइल क्लाउड्स। तो ये तीन मैंने आपको बता दिए थे। एक ये था कि हम क्लाउड पे कर लेते हैं, दूसरा ये था कि हम क्लाउड लेट्स पे कर लेते हैं, और तीसरा ये था कि हम एक एडहॉक नेटवर्क बना लेते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद तीन कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने लिखे हुए हैं कि आपने हैंडआउट से स्टडी करने हैं। व्हाट आर द गैप्स इन सिक्योरिटी, माइग्रेटिंग डाटा टू एंड फ्रॉम क्लाउड्स, और माइग्रेटिंग टू क्लाउड। तो ये तीन हम कवर कर लेते हैं हैंडआउट से, थोड़ा बहुत इनको रीड कर लेते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है गैप्स इन सिक्योरिटी और माइग्रेशन ऑफ डाटा, तो आप आंसर कर सकें। तो हमारे पास जो गैप इन सिक्योरिटी होते हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो क्लाउड के होते हैं वो बाकी आईटी एनवायरनमेंट्स की तरह के ही होते हैं, लेकिन जो लैक ऑफ यूज़र कंट्रोल है ना क्लाउड में, वो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क लेके आता है। यूज़र का कंट्रोल इसमें नहीं होता। क्या होता है कि सिक्योरिटी रिस्क किस वजह से आते हैं कि एफर्ट नहीं की जाती सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं उनको टैकल करने की, लैक ऑफ एफर्ट फॉर एड्रेसिंग द सिक्योरिटी इश्यूज बाय द क्लाउड, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि SLA जो होते हैं उनके अंदर कोई प्रोविजनिंग से रिलेटेड ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स मेड नेसेसरी बाय द कंज्यूमर, ये इसके अंदर नहीं होता। बस उसके अंदर ये होता है कि कितनी देर क्लाउड अवेलेबल रहेगा, कितनी देर डाउन रहेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स नेसेसरी कंज्यूमर ने बनाए हैं वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे कि वो कैसे प्रोविजन की जाए कि कंज्यूमर को वो प्रोवाइड कर दिए जाए सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। फिर हमारे पास जो गैप और सिक्योरिटी होता है वो टाइप ऑफ सर्विस पे भी डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, प्लेटफॉर्म वाली है, या सॉफ्टवेयर वाली है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखें तो हमारे पास लीस्ट प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देखें तो मोर प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को। तो हमारे पास क्या होता है कि कंज्यूमर को नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, क्योंकि उसके प्रिविलेज हैं सारे सिक्योरिटी प्रिविलेजेस, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोवाइडर के क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं, और उसको देखना पड़ता है कि क्या वो उससे मीट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो कंज्यूमर होता है उसको अपने आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, कि जो भी उसको प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा उसके लॉगिन शॉगिन के जो भी यूज़र हैं वो तमाम कंज्यूमर ने लगाने होते हैं। फिर बड़ा मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना प्रोटेक्शन थ्रू आउट द क्लाउड, क्योंकि क्लाउड बहुत ज़्यादा होता है और बाउंड बाय लॉ भी हम हो जाते हैं, और हम स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते क्लाउड प्रोवाइडर जब आउटसोर्स कर रहा होता है दूसरे प्रोवाइडर से रिसोर्सेज को। तो हमारे पास जो करंटली जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लॉस ऑफ डाटा की, और तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस होती है ना वो यूजुअली इन फेवर ऑफ प्रोवाइडर होती हैं। नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है दैट इज़ माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम क्लाउड। तो हमारे पास क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं जो उसने क्लाउड पर माइग्रेट करनी है, ईमेल, शेयर डॉक्यूमेंट्स, टू माइग्रेट टू एंड फ्रॉम द क्लाउड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। और दूसरा ये कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट देयर शुड बी अ क्लियर डॉक्यूमेंटेड प्लान ऑफ रिटर्निंग ऑफ डाटा टू द कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। एक तो ये कि सर्विसेज को आइडेंटिफाई करे क्लाउड पे जाने से पहले, और दूसरा कि डॉक्यूमेंटेड प्लान बनाए कि जब वो क्लाउड छोड़ेगा तो वो जो सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको उसने क्या करना है, डिलीट कर प्रॉपर करवाना है
साथ में जो माइग्रेटिंग टू क्लाउड में उसने क्या करना है, सिस्टम गोल्स और रिक्वायरमेंट्स को उसने डिफाइन करना है, ठीक है, कि क्या उसके सिस्टम के गोल्स हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसने गोल्स वगैरह डिफाइन कर लिए, फिर उसने प्रोटेक्ट करना है एग्जिस्टिंग डाटा एंड नो योर एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग डाटा जो है आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद Establish a realistic deployment schedule, review budget and identify IT governance issues। एक realistic deployment schedule आपने establish करना है, ठीक है। रिव्यू बजट एंड आइडेंटिफाई आईटी गवर्नेंस इश्यूज। बजट को रिव्यू करना है कि आपका बजट क्या है और आईटी गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताए थे पहले, कि हम क्या करते हैं, आपस में मैचिंग करनी होती है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के साथ, कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करने होते हैं, एसेस देखनी होती है, लॉगिंग ऑफ एरर्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है, आईटी गवर्नेंस के इश्यूज़ में। तो ये हमने देखने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यही चीज़ें हैं माइग्रेशन ऑफ क्लाउड की, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से देख लिया है, बस अपने अल्फाज में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमारे ये सब्जेक्ट की वीडियो एंड होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।